अब ये है जी मोहनजोदारो का ग्रेट बाथ, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें नीचे उतरने के लिए यहाँ पे सीढ़ी है। ये आप देख पा रहे हैं, ये जो है मेन रोड है, मेन रोड है। एंड ये जो है छोटी गली यहाँ पर आपको दिखाई देती, उन्हीं में से आप ये जो देख पा रहे हो ग्रीनरीज हैं। और ये जो ग्रेट बात है इसको मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप ये देख पा रहे हैं, जो वॉल देख पा रहे हैं, ये वॉल देख पा रहे हैं ना। नाउ दिस वॉल इज व्हाट, दिस वॉल इज फोर्ट। उस समय ईरानियन पेनिनसुला में भी आपको स्क्रिप्ट देखने को मिलती है, ये जो टेबलेट आप देख पा रहे हो। अब आप मेरे को पहले तो ये बताओ भी टाइम लाइन जो हिस्ट्री की रहती है वो क्या रहती है, एंशियंट हिस्ट्री कहाँ से में क्या क्या जो बेसिक फेसेस हैं एंशियंट हिस्ट्री में क्या क्या आ जाते हैं। एंड उसके बाद जो है आपको मिडिवल हिस्ट्री में क्या देखने को मिलता है, एंड मॉडर्न हिस्ट्री में क्या टाइमलाइन रहती है, वो एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है। सो टाइमलाइन सबसे पहले पता होगी तो उसी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग जो है हम अपनी क्लास को लेकर चलेंगे। ठीक। सो सबसे पहले टाइमलाइन एंशियंट हिस्ट्री में सबसे पहले हम क्या कहते हैं, स्टोन एज आता है। स्टोन एज के बाद क्या हमें देखने को मिलता है, स्टोन एज के बाद चाल्कोलिथिक एज देखने को मिलता है। चाल्कोलिथिक के बाद हमें यहाँ पर जो है चाल्कोलिथिक का ही एक सबसेट आप कह सकते हैं उसको, क्या, इंडस वैली सिविलाइजेशन आप यहाँ पर आ जाता है, जहां पर ब्रॉन्ज एंड चाल्कोलिथिक दोनों एजेस का जो है संगम है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन। दैट मीन्स दोनों एजेस यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। ब्रॉन्ज भी यूज हो रहा है यहाँ पर, एंड कॉपर एंड स्टोन भी यूज हो रहा है। ठीक ना। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हमें क्या देखने को मिलता है, ऋग वैदिक एज देखने को मिलती है, ऋग वैदिक एज देखने को मिलती है। उसके बाद हमने कहा था कि लेटर वैदिक एज देखने को मिलती है, राइट, लेटर वैदिक एज, राइट, एलवीए जिसको मैं लिखूंगा बाद में। एंड उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है लेटर वैदिक एज के बाद, एज ऑफ महाजनपदास, एज ऑफ महाजनपदास देखने को मिलता है, राइट। महाजनपद बने थे, 16 महाजनपद आप पढ़ते हो, उसमें से मगध जो है महाजनपद बहुत बड़ा हो गया। और वही मगध महाजनपद में जब मौर्यन डायनेस्टी आ जाती है तो हमने क्या कहा था, मौर्यन एज हमें देखने को मिलती है। मौर्यन एज के बाद हमें क्या देखने को मिलती है, पोस्ट मौर्यन एज, पोस्ट मौर्यन, पोस्ट मौर्यन एज, राइट। पोस्ट मौर्यन एज के बाद हमें क्या देखने को मिलता है भाई, पोस्ट मौर्यन एज के बाद अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया की तो हमें गुप्ता एज देखने को मिलती है, गुप्ता एज देखने को मिलती है। दैट इज मोर प्रोमिनेंट इन गुप्ता एज। एंड उसके बाद साउथ इंडिया की अगर डेक्कन की अगर हम बात करें तो पैरेलल डेवलपमेंट डेक्कन की हमें सातवाहनास वगैरह देखने को मिलते हैं, राइट। सो वो सब उसमें हम ज्यादा नहीं जाएंगे डिटेल्स में। ठीक। सातवाहनास तो खैर यहाँ पर इस समय डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है उनका, उसके बाद जो है वाकटकास वगैरह आ जाते हैं, राइट। सो एनी हाउ गुप्ता एज के बाद हम बात करेंगे, गुप्ता एज के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें एज ऑफ हर्षवर्धन देखने को मिलती है। ठीक। हर्षवर्धन। ठीक। हर्षवर्धन के बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया छोटी छोटी स्टेट्स में डिवाइड हो जाता है, जहां पर एक साइड जो है राजस्थान वाली साइड आपका राजपूत का आना शुरू हो जाता है। एंड बंगाल में आपका देखने को मिलता है कि पालाज आ जाते हैं। तो ऐसे छोटी छोटी स्टेट्स उसके बाद हमें देखने को मिलती हैं। ये था आपका नॉर्थ इंडिया का, यानी कि पूरे के पूरे नॉर्थ इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। साउथ इंडिया में अगर हम बात करें तो हमें क्या देखने को मिलता है, लेटर वैदिक एज के पैरेलल एक एज यहाँ पे शुरू हो जाती है जिसको हम बोलते हैं क्या, मेगालिथिक एज, जो कि सिर्फ साउथ इंडिया में नहीं है। हमें आंध्र प्रदेश आपका जो आपका नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है वहां पे भी मेगालिथिक एज के एग्जाम्पल देखने को मिले हैं। एंड जम्मू कश्मीर में भी इसके एग्जाम्पल देखने को मिले हैं। एंड उसके अलावा अगर हम बात करें, जो मौर्यन एंड पोस्ट मौर्यन एज, इनके पैरेलल एक डेवलपमेंट यहाँ पर चल रही होती है जिसको हम बोलते हैं संगम एज, संगम एज, राइट। संगम एज जैसे ही खत्म होती है साउथ इंडिया में तो हम कहते हैं जी एक डार्क एज आती है, एज ऑफ कलभरास। उसको हम यहाँ पर नहीं लेंगे क्योंकि वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। एंड संगम एज के बाद हमें जो एज वहां पर जो इम्पोर्टेंट देखने को मिलती है, जो एक इम्पोर्टेंट एज हमें वहां पे देखने को मिलती है, जहां पर दोबारा से फिर एक बार वहां पर नई नई बड़ी बड़ी डायनेस्टी जो आ जाती हैं, जैसे चालुक्याज आ जाते हैं। चालुक्याज इनके यहाँ पर जो है पैरेलल ही हैं, यहाँ पर चालुक्याज आ जाते हैं। ठीक। कहाँ पर आ जाते हैं, चालुक्यास कर्नाटका में आ जाते हैं, प्लस यहाँ पर चालुक्यास एंड पल्लवास यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक। तो ये सारी एजेस वहां पे हमें देखने को मिलती हैं। फिर उसके बाद आ, यहाँ पर और क्या आ जाता है ऊपर, तो फिर छोटी छोटी स्टेट्स, नॉर्थ इंडिया में तो स्मॉल स्टेट्स चलती रहती हैं। ठीक। नॉर्थ इंडिया में तो स्मॉल स्टेट्स चलती रहती हैं।
एंड साउथ इंडिया की अगर हम बात करें, पल्लवास के बाद कौन आता है? पल्लवास के बाद आ जाते हैं चोलास। चोलास जो है फिर आके वो जो बाकी की सारी छोटी छोटी स्टेट्स हैं उनके ऊपर भी कंट्रोल कर लेते हैं। एंड अगर हम नॉर्थ इंडिया या अपना कर्नाटका की बात करें, कर्नाटका में चालुक्यास के बाद कौन आता है? राष्ट्रकूटास। ठीक। तो एक बार मैं यहीं पर रुकूंगा ये टाइमलाइन के साथ, इस टाइमलाइन को हम ज्यादा आगे नहीं लेके चलेंगे। अब हम आगे का एंशियंट आर्किटेक्चर से शुरुआत करते हैं। एंशियंट आर्किटेक्चर से शुरुआत करें उससे पहले आप फिर से एक बार मुझे कंफर्म करें कि भाई यहाँ पर सब समझ आ रहा है, कि किसी को कोई दिक्कत वगैरह तो कुछ नहीं आ रही। चलिए आर्किटेक्चर की हम शुरुआत करेंगे। आर्किटेक्चर की हम शुरुआत करेंगे। आर्किटेक्चर जो है हमें एंशियंट टाइम्स में शुरुआत हो जाती है। एंशियंट टाइम्स में शुरुआत हो जाती है और एंशियंट टाइम से मॉडर्न टाइम्स तक तो अब तो आर्किटेक्चर बहुत ज्यादा उसमें ग्रो कर चुका है, उसमें कोई कहने की बात ही नहीं है। राइट। सो एंशियंट टाइम्स में डिफरेंट डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स यहाँ पर बनाई जाती हैं एंड उन मॉन्यूमेंट्स में डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल्स यहाँ पर ऐड किए जाते हैं। जो जो रूलर उसको बना रहा है या जो लोग उनको बना रहे हैं आर्किटेक्चर्स को, वो अपने फ्लेवर उसमें ऐड कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंसेस उसमें ऐड कर रहे हैं। एंड आर्किटेक्चर में जो सबसे बड़ा रोल रहता है, एक तो वो रहता है अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल का। ठीक, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल। ठीक, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल है ना, एक तो सबसे बड़ा ये रोल रहता है। ठीक। दूसरा क्या रोल रहता है? दूसरा क्या रोल रहता है? जहां पर आप बना रहे हो वहां की टेरेन कैसी है। ठीक, वहां की जमीन कैसी है। ठीक। दूसरा एक और यहाँ पर क्लाइमेटोलॉजिकल कंडीशंस का। ठीक, क्लाइमेटोलॉजिकल या क्लाइमेट कैसा है जहां पर आप जो भी बिल्डिंग बना रहे हो उसका क्लाइमेट कैसा है। ठीक। एंड टेस्ट ऑफ द टेस्ट ऑफ पैटर्न्स, जो उस आर्किटेक्चर को सपोर्ट कर रहे हैं, जो उस आर्किटेक्चर फॉर्म में जो पैसा लगा रहे हैं, उनका क्या टेस्ट है। ठीक, उनकी क्या विजन है आर्किटेक्चर को लेके। शाहजहां ने तो अपने जितने भी पूर्वज थे उन सबकी आर्किटेक्चरल जो विजन थी सबको मिक्स कर दिया था जब उन्होंने ताजमहल और ये सारी चीजें बनाई थी। अकबर की विजन कुछ और थी, ही वांटेड अ स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स, राइट, स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड बिल्डिंग्स, राइट। सो और हुमायूं पे चले जाओ तो उसकी उनकी कुछ और, उन्होंने तो खैर ज्यादा कंट्रीब्यूट ही नहीं किया। राइट। सो अलग अलग यहाँ पर विजन्स यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं, अलग अलग पैटर्न्स की। तो उन्हीं पैटर्न्स की जो विजन्स हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर बिल्डिंग्स या स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर निकल कर आते हैं। दूसरा यहाँ पर आपको एक तो रीजनल स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर भी देखने को, जब हम मिडिवल इंडिया की बात करेंगे तो आपको एक सेंट्रल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा जो दिल्ली सल्तनत का या दिल्ली मुगल एम्पायर का रहेगा। एंड दूसरा रीजनल स्टाइल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, सॉरी, रीजनल स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो उस पर अब डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमने जो टाइमलाइन लिखी है उससे शुरुआत करेंगे। टाइमलाइन में एंशियंट इंडिया की जो टाइमलाइन थी उसमें सबसे पहले हमने बात की थी स्टोन एज की। सबसे पहले हमने बात की थी स्टोन एज की। स्टोन एज को भी फर्दर हम तीन एजेस में डिवाइड करते हैं, जिसमें से हम पहली जो स्टोन एज कहते हैं कौन सी होती है? पेलियोलिथिक होती है। पेलियोलिथिक के बाद हमारी कौन सी आ जाती है यहाँ पर? मिजोलिथिक आ जाती है। एंड मिजो के बाद आ जाती है नियोलिथिक। राइट। सो ये तीन स्टोन एजेस में हम एंशियंट हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं, स्टोन एज को डिवाइड करते हैं। अब स्टोन एज में एक चीज को समझ के चलें कि स्टोन एज के समय में, पाषाण युग में, हमें कोई नई आर्किटेक्चरल फॉर्म्स डेवलप होती हुई नहीं दिखाई देती हैं। राइट। हमें उस एज की बहुत सारी केव्स बिलोंगिंग टू स्टोन एज वी फाइंड, पर ये केव्स को किसी ने बनाया नहीं था। ठीक है। जो स्टोन एज की केव्स हैं, जैसे आप भिम्बेटका सुनते हो, राइट, मोस्ट ऑफ दीज केव्स आर फाउंड इन विंध्यन माउंटेन्स एंड वेस्टर्न घाट्स एंड उत्तराखंड। राइट। सो ये जो केव्स हैं जैसे भिम्बेटका है, राइट, या फिर आपकी और भी बहुत सारी केव्स अभी आएंगी, जोगीमारा केव्स वगैरह, ये सब जो है नेचुरल केव्स थी। आपने ज्योग्राफी की क्लास अगर हो गई तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि इरोजन होती है, राइट, इरोजनल एक्टिविटीज के बारे में पढ़ा होगा। राइट। जहां पर क्या है, बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो कट जाते हैं ड्यू टू इरोजनल एक्टिविटीज, चाहे वो पानी से कट जाएं चाहे वो हवा से कट जाएं। राइट। किसी भी इरोजनल एक्टिविटी, इरोजनल एक्टर से वो जो बड़े बड़े केव्स हैं उनका निर्माण होता है। राइट। तो आप ये जो देख पा रहे हैं, ये जो केव आप फोटो में देख पा रहे हैं, बेसिकली दिस इज फ्रॉम भिम्बेटका, दैट दिस इज टेकन फ्रॉम भिम्बेटका। नाउ ये जो केव आप देख पा रहे हैं इसको किसी ने बनाया नहीं है, दिस इज अ नेचुरल केव। ये ऑलरेडी वहां थी। हमारे जो स्टोन एज के जो उस समय के जो लोग थे, जो एंशियंट पीपल थे, वो इन केव्स को जाकर यूज करना शुरू करते हैं फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस। ठीक।
फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, शेल्टर केव्स, शेल्टर्स, रॉक शेल्टर्स कहा जाता है। ठीक, रॉक शेल्टर्स। ठीक, क्या मतलब है, यहां पर उन्होंने जाकर शेल्टर लिया, वहां पर उन्होंने जाकर सहारा लिया, वहां पर रहना शुरू किया जब उनको जरूरत होती थी। ठीक, तो नाउ दीज वर नॉट एज आई हैव रिटन हियर ओनली दैट दीज वर नॉट कट बाय ह्यूमंस, इनको किसी व्यक्ति ने बनाया नहीं था, बट दीज वर यूज्ड फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस ओनली। यहाँ पर उस समय के जो लोग थे वो यहाँ पर रहना शुरू करते हैं। इन केव्स की जो खासियत है, क्यों हम इन केव्स को पढ़ेंगे, क्या इन केव्स में हमें पढ़ना है, दैट विल बी द पेंटिंग्स ऑफ दीज केव्स। आप ये देख पा रहे हैं, ये जो पेंटिंग्स इन्होंने की हुई हैं, ये उस समय की, आज से हम स्टोन एज की तो देखो बात कब तक करते हैं ना, आज से अगर हम बात करें तो लगभग 6000 साल तक, मतलब कि 6000 BC तक हम क्या कह रहे हैं कि स्टोन एज ही चल रही थी, राइट, उससे भी इनफैक्ट लेट तक हम स्टोन एज को मानते हैं। ठीक, तो ये इतनी लाखों साल पुरानी केव्स भी आ जाते हैं यहाँ पे, है ना। एनसीईआरटी में हमने क्या पढ़ा था, 20 लाख ईयर्स अगो से यहाँ पर स्टोन एज इंडियन सब कॉन्टिनेंट में शुरू हो जाती है। ठीक, 20 लाख ईयर्स अगो से, ठीक, 20 लाख साल से पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट में स्टोन एज शुरू हो जाती है, और वो लगभग लगभग आज से 6000 साल पहले तक चल रही थी। ठीक, आज से 6000 ईयर्स अगो तक वो चल रही थी स्टोन एज। एंड उस स्टोन एज के समय में, उस पाषाण युग के समय में, यहाँ पर लोगों ने अपनी जो कल्चर है उन लोगों का, वो इन्होंने यहाँ पे डिपिक्ट किया। ठीक है, तो अब आप ये देख पा रहे हैं स्टोन एज में क्या उन्होंने बनाया, यहाँ पर उन्होंने बनाए हंटिंग सीन्स। ठीक, ये जो एक फोटो देख पा रहे हो, यहाँ पर दिखाया हुआ है कि भाई वो हंट कर रहे हैं, सारे ग्रुप में हंटिंग कर रहे हैं, राइट, सो समथिंग लाइक दैट यहाँ पर उन्होंने बनाया, राइट। सो ये जो सीन्स रहते हैं, हंटिंग सीन्स हो गए, तो भाई वो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी उस समय की थी, वो कर रहे थे, उसको इन्होंने डिपिक्ट कर दिया। आज अगर हम कोई पेंटिंग बनाएंगे, कोई घर बना देंगे, कोई गाड़ी बीच में खड़ी दिखा देंगे, कोई रिवर दिखा देंगे, समथिंग लाइक दैट, कुछ भी बनाओगे, पर वो चीज आपके सामने है तभी बनाओगे ना। तो वैसे ही यहाँ पर वो उन्होंने अपनी जिंदगी के जो भी उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस थे, उनके सामने जो भी रोजमर्रा की एक्टिविटीज हो रही थी, उनको उन्होंने आर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश किया। एंड वो हम पेंटिंग्स का जब टॉपिक पढ़ेंगे तो उसको हम ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। आप मैप देख पा रहे हैं, जो रोक शेल्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये भीमबेटका वहां पे देख पा रहे हैं, जो कि मध्य प्रदेश में है। इंदौर, इधर से नागपुर हो गया, इधर से यहाँ पे भोपाल आ जाता है, राइट। सो ये यहाँ पर सेंटर में लोकेशन है भीमबेटका केव्स की। और भीमबेटका केव्स जो है अगेन नर्मदा के आसपास का जो इलाका है। क्यों, हमने पहले भी जब हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि भाई ये जो एंशियंट लोग थे, उनको चाहिए था ऐसी जगह जहां पर पानी की अवेलेबिलिटी हो, या जहां पर अच्छे पत्थरों की अवेलेबिलिटी हो, ताकि वो स्टोन्स के द्वारा अपने जो टूल्स हैं उनको बना सके, राइट। सो भीमबेटका, भीमबेटका केव्स। नाउ इस भीमबेटका के बाद हमें देखने को मिलता है, ये मैंने आपकी एनसीईआरटी से उठाई है लाइन, इसको आप पढ़ो एक बार, क्या कह रही है, रॉक शेल्टर केव्स विद सच पेंटिंग्स आर सिचुएटेड इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, बिहार, एंड some paintings have been reported from कुमाऊं हिल्स इन उत्तराखंड ऑल्सो। सो ये जो कुमाऊं हिल है उत्तराखंड में, वहां पर हमें देखने को मिलती है। ये जो आपको मैंने, ये आप ही की एनसीईआरटी से मैंने यहाँ पे लिया है ये स्क्रीनशॉट, जहां पर आप लाखुदियार, उत्तराखंड में है लाखुदियार केव्स, वहां पर आप देख पा रहे हैं, वहां पर भी एंशियंट स्टोन एज के लोग वहां पर अवेलेबल थे, वहां पर प्रेजेंट थे। एंड वहां पर भी हमें जो है पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। अब ये जो स्क्रीनशॉट लेने का कारण है वो इतना सा ही है कि भाई आपको मैं दिखा सकूं कि आपकी एनसीईआरटी में ये सारा कुछ दिया हुआ है, तो आपको रिसोर्सेज के लिए भागने की जरूरत नहीं है। अब ये प्रॉब्लम रहती है बच्चों के साथ, वो जब जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट है, हमारे साथ भी थी, लेकिन गलती थी वो ये कि भाई हमें मल्टीपल रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, एक ही चीज के लिए मल्टीपल रिसोर्सेज के पीछे जब हम पड़ जाते हैं, तो ये एक श्योर शॉर्ट फॉर्मूला है फेलियर का। ठीक, एक श्योर शॉर्ट फॉर्मूला है फेलियर का। जो सक्सेस का जो फॉर्मूला है वो ये नहीं है कि आप मल्टीपल सोर्सेज के पीछे भागो। ठीक, सक्सेस का फॉर्मूला यही है कि लिमिटेड सोर्सेज रखो एंड उनकी बार 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 रिवीजन करो, उनकी इतनी रिवीजन हो कि आपको पेज नंबर तक पता हो कि भाई ये चीज उस पेज पे अवेलेबल है, जाओ पढ़ो। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पर हमें अपने पढ़ाई की स्ट्रेटेजी बनानी है, हमें अपनी स्टडी का जो पैटर्न है, अपनी जो स्टडी है उसको लेकर चलना है। अगेन दिस इज रिटन फ्रॉम प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स, आप ही की एनसीईआरटी, आई गेस 7th क्लास की या 6th क्लास की एनसीईआरटी है, उसमें से मैंने यहाँ पे लिया है। आवर पास्ट पार्ट 1 या 2 में से किसी एक बुक में से मैंने आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, नाउ दिस इज द एंट्रेंस, केव एंट्रेंस भीमबेटका।
मध्य प्रदेश जो आप देख पा रहे हैं। भिमबेटका की जो नेचुरल केव्स की हम बात करें, आप देखो यहाँ पर कहीं से भी बनाया नहीं गया है इनको, दीज वर नेचुरल केव्स, राइट। तो वो सब केव्स की हमने यहाँ पर बात की। सो अब ये स्टोन एज की बात की, स्टोन एज के बाद हम बढ़ेंगे आगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर। स्टोन एज में किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे क्लास के बाद में या फिर जो चैट है उसमें आप फिर से पूछ लेना, ठीक है। तो क्लास के बाद में बाकी जो है माइक ऑन करने का मैं आपको यहाँ पे अलाउ कर दूंगा, उसमें आप पूछ लेंगे, ठीक है। इतना समझ आया स्टोन एज के बारे में, समझ आया स्टोन एज की जो रॉक्स हैं उनके बारे में समझ आया, तो प्लीज रेज योर हैंड। चलिए, अब क्वेश्चन देखो ऐसे है, कोई भी आपसे ट्रिक करने की कोशिश की जा सकती है। कहा जा सकता है कि जी सबसे पहली जो रॉक कट शेल्टर केव्स, हम जो रॉक कट केव्स देखने को मिलती हैं वो स्टोन एज में देखने को मिलती हैं। तो अब वो जो रॉक कट बोल दिया मैंने कि जहां पर वो कटिंग की गई थी वहां पर प्रॉब्लम आ जाती है। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि भाई सबसे पहली जो केव्स बनाई गई थी वो स्टोन एज में बनाई गई थी, तो गलत होगी स्टेटमेंट। अगर ये आ जाए कि भाई सबसे पहली जो केव्स का इस्तेमाल किया गया था वो स्टोन एज में आ गया था, तो अच्छी सही स्टेटमेंट है। लेकिन अगर ये कहीं से स्टेटमेंट आ जाए कि सबसे पहली जो केव्स हैं वो हमें, जो बनाई गई केव्स हैं, जो मैन मेड केव्स हैं, वो हमें स्टोन एज में देखने को मिलती है, तो दैट विल बी एब्सोल्युटली रॉन्ग। सबसे पहली जो मैन मेड केव्स हैं हमें मौर्यन एज में देखने को मिलेंगी, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैंने बार बार इस चीज के ऊपर आपको जो जो प्रेशर दे रहा हूँ वो यही इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको यूपीएससी इस तरह से ट्रिक करने की कोशिश करती है। आपको लगता है कि हाँ जी केव्स की बात हमने स्टोन एज में की थी, तो दैट मस्ट बी ट्रू स्टेटमेंट, बट केव्स की क्या बात की थी कि ये मैन मेड थी या नेचुरल थी, वो जब हम बार बार पढ़ेंगे तभी वो चीजें हमें आगे याद रहेंगी। लेट्स कंटिन्यू विद इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हमने पढ़ी, जो उसकी जो मैच्योर फेस है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, दैट इज फ्रॉम 2600 टू 1900 बीसी, राइट। ये जो मैच्योर फेस जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, हमने प्री इंडस वैली सिविलाइजेशन, प्री हड़प्पन फेस, फिर अर्ली हड़प्पन फेस, फिर मैच्योर हड़प्पन फेस, फिर लेटर हड़प्पन फेस, कई सारे फेसेस पढ़े थे जब हमने हिस्ट्री पढ़ी थी, राइट। सो दिस इज द मैच्योर फेस जब इंडस वैली सिविलाइजेशन आईवीसी वाज एट इट्स पीक। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज एट इट्स पीक, ठीक, ठीक। सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन। आप यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्सटेंट देख पा रहे हैं, ठीक। यहाँ पर सुक्ता गैंदौर जो है बिल्कुल ईस्ट में चला जाता है, एंड सुतका को हो गया, ठीक, एंड बालाकोट हो गया, गाजी शाह हो गया, ठीक। उसके ऊपर अगर हम नॉर्थ में देखें, मांडा हो गया, रोपड़ हो गया, इधर पंजाब में आ गया, राखीगढ़ी हो गया हरियाणा में, एंड मिठाथल हो गया, ठीक, ये सब आ गया इधर से। कालीबंगा आ गया राजस्थान में, बनावली हो गया, राइट। इधर से साउथ में अगर आप साउदर्न मोस्ट एक्सटेंट देखें तो वहां पर लोथल हो गया, ठीक है, धोलावीरा हो गया यहाँ पर। तो ये सब जो है जो आपको एक्सटेंट देखने को मिलता है किस चीज का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ना इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे पहले तो आपको जो देखने को मिलता है, देखो अगेन इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए कोई अलग से सोर्स को रेफर करने की जरूरत नहीं है। आपकी जो आर्ट एंड कल्चर की नितिन सिंघानिया है उसी को आप जो है एक रेफरेंस की बुक की तरह यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, एंड उसमें हमने अब बात करनी है हड़प्पन, आई मीन उसमें हम बात करेंगे सारी चीजों की ही डिटेल में, चाहे वो आर्किटेक्चर है या फिर जो भी उनका लाइफस्टाइल वगैरह था उस सब की हम यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बात करेंगे, राइट। सो एज द नेम सजेस्ट कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो ज्यादातर या तो इंडस या फिर जो इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं उनके किनारे हमें वो जो साइट्स देखने को मिलती हैं, ठीक। इंडस इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके किनारे ये साइट्स हमें देखने को मिलती हैं। चाहे वो हड़प्पा है तो आप देख रहे हैं रिवर रावी के किनारे देखने को मिल रहा है, राइट। आप ये जो मांडा देख पा रहे हैं चेनाब रिवर के किनारे हैं, एंड इसी तरह से आप ये जो बनावली है ये एक पहले यहाँ पर अभी भी एक रिवर है, घग्गर, घग्गर रिवर है, जो कि बहुत छोटी सी एक रिवर अब बन के रह चुकी है, पहले बहुत बड़ी रिवर हुआ करती थी इन कंपैरिजन टू यमुना एंड ऑल, राइट। सो वो उस रिवर के किनारे यहाँ पर हमें कालीबंगा, बनावली सब देखने को मिलता है। एंड इसी के साथ साथ आप कोट दीजिए चाहे मोहनजोदारो, राइट। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम ही इस वजह से पड़ा क्योंकि वो इंडस रिवर के किनारे ये सारी साइट्स देखने को मिलती हैं ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस। एंड एज मैंने आपको बता दी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, राइट नाउ।
इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है इसमें दो मेजर साइट्स हैं। एक तो सबसे पहली मोहनजोदारो है, दूसरी हड़प्पा है। ठीक, एंड हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट ऑल्सो। हड़प्पा जो है पहली साइट भी रही जो हमें मिली थी इस सिविलाइजेशन से रिलेटेड। तो इसीलिए उस समय जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन ही कहा था। एंड ये एक ऐसी सिविलाइजेशन है जिसमें उस समय की जो सोसाइटी थी वो बिल्कुल काफी ज्यादा डेवलप्ड सोसाइटी थी। वहां पर प्रॉपर शहर थे, प्रॉपर वहां पे जो है इसको एज ऑफ फर्स्ट अर्बनाइजेशन भी कहा जाता है, एज ऑफ फर्स्ट अर्बनाइजेशन। ठीक, फर्स्ट अर्बनाइजेशन, पहला शहरीकरण जो हुआ था इंडियन सबकॉन्टिनेशन में, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, वो यहीं पर हमें देखने को मिलता है। राइट, तो ये पढ़ भी चुके हैं हम। राइट, सो ना इस एज में या इस समय में हमने आर्ट एंड आर्किटेक्चर या कल्चर से रिलेटेड अगर बात करें, वैसे तो देखो कई सारे एस्पेक्ट हैं पॉलिटिकल और इनका ओरिजिन कैसे हुआ और वो सब तो देखो हिस्ट्री का टॉपिक रह गया। यहाँ पर आर्ट एंड आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में हमें देखने को क्या मिलता है उस पर हम फोकस करेंगे। सबसे पहले तो हमें देखने को मिलता है कि भाई यहाँ पर जो शहर थे, जो सिटीज थी, वो जो है बहुत बढ़िया तरीके से डेवलप हो चुकी थी। राइट, उसके बाद हमें यहाँ पर इनकी सील्स देखनी है, मोहरें देखनी है, या फिर इनके क्या देखने हैं यहाँ पर स्कल्पचर्स देखने हैं। ठीक, स्कल्पचर्स देखने हैं। ठीक, जो मूर्तियां हैं इनकी। ठीक, स्कल्पचर्स के अलावा हमने यहाँ पर क्या देखना है इनका, यहाँ पर बताओ भी, ज्वेलरीज देखनी है। ठीक, ज्वेलरीज देखनी है। ठीक, एंड टाउन प्लानिंग, शहर से ही मैंने कहा तो उसमें ही सारा कुछ आ जाएगा, टाउन प्लानिंग कैसे होती थी एंड उनके जो शहर थे उनमें क्या क्या फीचर्स रहते थे, तो वो सब देखेंगे। सबसे पहले इनके टाउन्स की या इनके शहरों की बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन के, तो आपकी जो बुक है उसी में आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, है ना। ये सिटाडल बना होगा और ये लोअर पार्ट। राइट, तो जो इनका जो शहर हुआ करता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, इनका जो शहर था वो दो हिस्सों में बटा रहता था। एक तो सिटाडल एंड दूसरा था लोअर सिटी। ठीक, एक सिटाडल होता था जो कि हायर पोर्शन होता था, जो कि इस तरह से हाइट पर हुआ करता था, हाइट पर हुआ करता था। एंड दूसरा होता था लोअर सिटी। ठीक, नीचे का हिस्सा रहता था शहर का। राइट, दो हिस्सों में ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहर हुआ करते थे वो बटे हुआ करते थे। जनरली ये पैटर्न जो है हमें, ये जो आप मैप मैप देख पा रहे हो, नॉर्थ से लेकर साउथ तक एंड ईस्ट से लेकर वेस्ट से लेकर ईस्ट तक, ये जो पैटर्न है हमें देखने को मिलता है कि ये जो शहर थे, जनरली मैं बात कर रहा हूँ कि दो हिस्सों में बटे रहते थे। तीन का भी एग्जांपल देखने को मिलेगा धोलावीरा वगैरह में। राइट, लेकिन जनरली जो क्या होता था वो दो हिस्सों का ही होता था, जहां पर एक अपर पोर्शन होता था जिसको सिटाडल कहते हैं, एक लोअर पोर्शन ऑफ द सिटी। राइट नाउ यहाँ पर मैंने एक कालीबंगा, जो कि हमने देखा हड़प्पा की जो एक साइट है कालीबंगा, राइट, जो आज के राजस्थान में है ये साइट, उसकी यहाँ पर मैंने एक मैप जो उठाने की कोशिश की, जहां पर आप देख पा रहे हैं ये अपर पोर्शन है एंड दिस इज द लोअर पोर्शन। लोअर पोर्शन, जो अपर पोर्शन है देखेंगे आपकी वो कंपैरेटिवली स्मॉलर है एंड लोअर पोर्शन जो है उसमें ज्यादा एरिया कवर्ड है। अब इन 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 जो हिस्से हैं इन दोनों के क्या फीचर्स थे उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आप देखेंगे कि ये जो अपर पोर्शन है इसके चारों ओर ये आप वॉल देख पा रहे होंगे। ठीक है, लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस पेन, एक मिनट रुक के। ठीक है, तो आप ये देख पा रहे हैं, जो वॉल देख पा रहे हैं, ये वॉल देख पा रहे हैं ना। नाउ दिस वॉल इज व्हाट, दिस वॉल इज फोर्ट। ठीक, ये एक किला है। किला क्या होता है वो भी मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पे डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूँ। क्या क्या कि ये जो अपर पोर्शन होता है इसके चारों ओर एक दीवार बना दी जाती थी, चारों ओर एक दीवार बना दी जाती थी, फोर्टिफिकेशन वॉल जिसको बोलते हैं, किला बना दिया जाता था। ठीक, फोर्ट बना दिया जाता था फॉर प्रोटेक्शन, ताकि उसको हम प्रोटेक्शन दे पाए। राइट, सो एक तो ये दीवार हो गए, ये आप दीवार देख पा रहे हैं आप यहाँ पर, ये वाली। एंड ये एंट्रेंस वर्ड आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, ये एंट्रेंस, ये जो दीवार है यानी जो किला होता है, किले के गेट्स रहते थे एंड उन गेट्स के द्वारा आप जो है किले के अंदर एंटर करते थे। तो एक तो ये पहला फीचर हो गया, क्या, किस चीज का, पहला फीचर हो गया आपके फोर्ट्स का, आपके जो शहर हैं हड़प्पन शहर जो है उनका पहला फीचर हो गया। दूसरा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो लोअर शहर है, लोअर जो शहर था, लोअर सिटी थी, उसमें भी हमें कई जगह पर ये जो फोर्ट है वो दिखता है एंड कई जगह पर वो जो फोर्ट है वो मिसिंग है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर फोर्ट बना हुआ है, यहाँ पर आप एंट्रेंस देख पा रहे हैं, देन अगेन यहाँ पर एक एंट्रेंस है, एंट्रेंस है, ये एक एंट्रेंस है।
राइट। सो लोअर हिस्सों में भी आपको कई जगह पर आपको एंट्रेंस दिखेगी, कई जगह पर आपको एंट्रेंस कई जगह पर फोर्ट दिखेगा, कई जगह पर फोर्ट नहीं दिखेगा। राइट। सो ये हो गया। दूसरी बात यहाँ पर जो हमने इस चीज के बारे में देखनी है, ये आप एक मोहनजोदारो का एक किसी आर्टिस्ट के द्वारा बनाई गई एक काल्पनिक सदृश यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। राइट। एक इमेजिनेटिव सी फोटो है यहाँ पर, जहां पर ये जो अपर पोर्शन है, ये आप देखेंगे अपर इस प्लेटफॉर्म में जो बात कर रहा था। ठीक है। ऐसे मिट्टी के माउंट्स के ऊपर ये जो है अपर इस प्लेटफॉर्म पर ये बनाया गया था। तो और ये आप देख पा रहे हैं एक फोर्ट बनाया गया है। ठीक, एक दीवार बनाई गई। दूसरी बात, मोहनजोदारो की इन्होंने यहाँ पर एक फोटो बनाने की कोशिश की है। तो दूसरी बात ये रहती है कि ये जो अपर पोर्शन था, ये जो सिटाडेल वाला जो अपर पोर्शन है, ये वाले पोर्शन में आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं। अब उन बिल्डिंग्स के ऊपर इन्होंने तो लिख दिया कि स्कूल है जी, या फिर अब स्कूल है कि नहीं हमें नहीं पता। क्यों? क्योंकि एक अंदाजा लगाया कि यार ये इसमें स्कूल जैसी कुछ जो फीचर्स दिखने को मिल रहे हैं, इसलिए हमने। लेकिन हाँ, एक चीज जो हमें पता है, दैट इज बाथ। ठीक, ग्रेट बाथ जिसको बोला जाता है मोहनजोदारो का। राइट, बाथ के बारे में हमें पता है। दूसरा, हमें ग्रेनरी के बारे में पता है। आप यहाँ पर असेंबली हॉल देख पा रहे हैं। ठीक, कुछ फीचर्स इसके भी मिलते जुलते हैं, जो एक्चुअल में आज अगर हम असेंबली हॉल बनाएंगे तो हमें लगेगा कि हाँ जी ऐसा ही बनेगा। राइट। एनी हाउ, वहां पर जो सबसे जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये कि जितनी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हुआ करती थी वो सारी अपर पोर्शन में बनती थी। जितनी भी शहर की इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हुआ करती थी, जो खास बिल्डिंग्स होती थी, खास इमारतें, जरूरी इमारतें होती थी, वो सब जो है वो यहाँ पर बनती थी अपर पोर्शन में, जिसको हम सिटाडेल बोलते हैं। ठीक, अपर पोर्शन में बनती थी। उन्हीं में से आप ये जो देख पा रहे हो ग्रेनरीज हैं, और ये जो ग्रेट बात है इसको मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, वो अभी 2 मिनट में आएंगे। राइट। तो अगर आपको अभी ये तो मैप्स में हमने देखा, शहर मैप में देखा, और अब ये जो है आप यहाँ पर एक ओरिजिनल फोटो आज देख पा रहे हो एक हड़प्पन साइट की। राइट, हड़प्पन साइट की एक ओरिजिनल फोटो देख पा रहे हो। राइट। अब ये जो हड़प्पन साइट्स होती थी, इनके कुछ फीचर्स और हम बात करते हैं। पहला फीचर ये है कि आप देखोगे कि ये जो हड़प्पन साइट्स हैं, इनमें जो गलियां होती हैं, टाउन प्लानिंग जो है वो उसको ग्रिड पैटर्न में टाउन प्लानिंग की जाती थी। ठीक, ये जो गलियां होती हैं एक दूसरे को आप देखोगे कि 90 डिग्री के एंगल पर लगभग काटती हुई दिखाई देंगी। राइट, आप ये फोटो देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं ग्रिड पैटर्न टाउन प्लानिंग। ग्रिड पैटर्न क्या होता है? आप चंडीगढ़ की बात करते हैं या और भी बड़े बड़े जो नए नए शहर डेवलप हो रहे हैं, उनमें आप देखेंगे कि ये जो शहर है उसको इस तरह से बांट दिया जाता है, सेक्टर्स में बांट दिया जाता है। ठीक, लेट्स से दिस इज सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3। इसमें जो है बड़े मेन रोड रहते हैं, इन सेक्टर्स के बीच में मेन रोड रहते हैं। तो उसी तरह से आप ये देख पा रहे हैं, मेन रोड आ गए। ठीक, ये मेन रोड आ गए। ठीक, ये सेक्टर्स के बीच में जो मेन रोड्स हैं। राइट, एंड मेन रोड जो है एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटते हैं। एंड सेक्टर्स आर फर्दर डिवाइडेड, सेक्टर्स आर फर्दर डिवाइडेड। एंड ये जो सेक्टर्स होते हैं वो उनसे सर्विस लेन जाती है, जो मेन रोड है उनसे सर्विस लेन जाती है, इस तरह से कुछ। ठीक है, तो वो सेक्टर्स जो है वो फर्दर डिवाइडेड रहते हैं। आप ये देख पा रहे हैं, ये जो मेन रोड है सेक्टर का, ये जो शहर का मेन रोड है। एंड इस मेन रोड से आप ये जो छोटी छोटी गलियां आपको दिखाई देंगी, आपको अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो ये मेन रोड है। मेन रोड से आप देखेंगे कि ये छोटी गली निकल गई। एंड इसी तरह से यहाँ से मेन रोड से आपको ये छोटी गली इधर से आती हुई दिखाई दे रही है। राइट, ये छोटी गली गली यहाँ से निकलते हुए बीच में से दिखाई देगी। राइट, एंड अगर आपको एक्चुअल अगर यहाँ पे दिखाऊं तो ये आप देख पा रहे हैं मेन रोड है शहर का। ठीक है, जस्ट अ मिनट, ये आप देख पा रहे हैं, ये जो है मेन रोड है, मेन रोड है। एंड ये जो है छोटी गली यहाँ पर आपको दिखाई देती। ठीक है, ये जो है छोटी गली 90 डिग्री के एंगल पे आप देख पा रहे हो। सो आज की डेट में भाई हमारे कितने एक शहर हैं यहाँ पे इंडिया में जहां पर आपको ऐसा पैटर्न देखने को मिलेगा? चंडीगढ़ को छोड़ के मेरे को और एक दो शहर हो सकते हैं जहां पर आपको पूरा का पूरा शहर जो है इस तरह से ग्रिड पैटर्न में बटा हुआ दिखाई दे। बट उस समय की आप अगर लोगों के शहरों की टाउन प्लानिंग अगर आप देखो, तो आप देखोगे कि भाई वहां पे लगभग लगभग सब शहर जो है इसी तरह से प्रॉपरली प्लान्ड वे में बनाए जाते थे। एंड आपको इसीलिए जो हमारे हिस्टोरियंस हैं उनको ये भी लगता है कि भाई ये जो शहर थे ये बसाए जाते थे आफ्टर प्लानिंग। ये जो शहर थे आफ्टर प्लानिंग इनको बसाया जाता था। क्यों? क्योंकि आपको ये जो मोस्टली शहर हैं इनमें सिर्फ गलियां ही नहीं, इनमें जो घर हैं, जो इनके सीवेज पैटर्न्स हैं, जो इनके ड्रेन्स हैं, वो भी इसी तरह से 90 डिग्री के एंगल पर जो है आपको कटे हुए दिखाई देंगे।
ठीक है जी। हाँ जी, गांधीनगर, गाजियाबाद में थोड़ा सा हिस्सा है साथ तक, राइट। गाजियाबाद में भी अब जो है लेटर डेवलपमेंट्स हो रही हैं। सारा शहर तो कहाँ पे, पटेल नगर वगैरह चले जाओ तो आपको थोड़ा सा वहां पे दिक्कत दिखेगी, राइट। सो एनी हाउ, ये जो आपको पैटर्न्स में जिनकी बात कर रहा हूँ कि 90 डिग्री के एंगल पर जो है आपको ये जो शहर है इसके जो रोड्स हैं वो कटते हुए दिखाई देते हैं। एंड जो बड़े रोड्स हैं उनमें से छोटी गलियां निकलती हैं, बड़े रोड्स में से छोटी गलियां निकलती हैं। एंड वो जो छोटी गलियां हैं वो घरों तक जाती हैं। लेट्स से दिस इज अ हाउस, तो ये जो बड़े घर हैं वहां से छोटे घर आई मीन गलियां निकलती हैं और वो जाती हैं घरों तक। दूसरी बात अगर हम यहाँ पर बात करें यहाँ पर, वो ये कि ये जितने भी आपको यहाँ पर शहर दिखाई देते हैं, ये जितने भी आपको शहर दिखाई देते हैं, इनमें आपको यहाँ पर सीवेज भी दिखाई देते हैं, सीवेज पैटर्न भी आपको दिखाई देगा, ठीक। फोर्ट आर्किटेक्चर की यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लिखा है, वो ये कि जो शहर है उसमें ये जो अपर टाउन रहता है एंड ये जो लोअर टाउन है, इसमें मैंने आपको अभी दिखाया कि लोअर टाउन जो है मोस्टली यहाँ पर नॉट फोर्टिफाइड रहता था, कई जगह पर फोर्टिफिकेशन यहाँ पर दिखती है लोअर टाउन में। एंड अपर टाउन जो है फोर्टिफाइड रहता था, जिसमें कि आम जो लोग खास जो लोग होते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के, वो वहां पर रहा करते थे। एंड लोअर टाउन में आम जनता वहां पर रहती थी, ठीक है। ये जो स्टोन वॉल्स की हम बात कर रहे थे अभी, जो फोर्टिफिकेशन की बात की थी, स्टोन एंड ब्रिक की वो बनती थी। एंड इन स्टोन वॉल्स का ये जो फोर्ट्स बनाए जाते थे हड़प्पन शहर के जो सिटाडल्स होते थे, मैंने उसके सामने कहा कि फोर्ट्स बना दिए जाते थे। वो फोर्ट्स को बनाने का पर्पस क्या रहता था? एक तो इट वाज अ डिफेंसिव वॉल अगेंस्ट फ्लैश फ्लड्स, कि कोई क्योंकि ये जो शहर होते थे कहाँ पे होते थे, ये शहर होते थे बेसिकली नदी के किनारे। तो नदी के किनारे होते थे तो भाई वहां पे फ्लैश फ्लड्स कभी भी आ सकते हैं। तो एक तो ये बेसिक कारण रहता था। दूसरा सेफ्टी वॉल रहती थी अगेंस्ट वाइल्ड एनिमल्स एंड क्रिमिनल एलिमेंट से भी वो शहर जो है बचे रहते थे, ठीक है ना। एक्सेप्शंस भी हमें देखने को मिलती हैं, जहां पर चाहनुदारों में हमें कोई भी जो फोर्ट है वहां पर नहीं देखने को मिलता एंड यहाँ पर पूरा नहीं लिखा हुआ है। कालीबंगा में एंड सुरकोटड़ा में हमें दोनों जो एरियाज हैं शहर, जो दोनों हिस्से हैं शहर के, अपर एंड लोअर पार्ट, कालीबंगा एंड सुरकोटड़ा में हमें वो दोनों हिस्सों में ही फोर्ट देखने को मिलता है। ये यहाँ पर कालीबंगा है, ठीक है। चलिए, अब एक चीज और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं शहर की एक और चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं, ग्रेनरीज, ठीक है। अभी मैंने एक फोटो दिखाई थी, वहां पर ग्रेनरीज दिखाई थी आपको। ये जो अपर पोर्शन रहता है शहर का, ये जो अपर पोर्शन रहता है, हाँ जी ठीक है, ये जो अपर पोर्शन रहता है जो शहर का, इसमें बेसिकली हमें एक इंपॉर्टेंट बिल्डिंग देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं ग्रेनरीज। एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं ग्रेनरीज। ये ग्रेनरीज देखो, एक चीज को समझ के चलो, जो शहर होते हैं, जो सिटी है, आज भी अगर हमें सिटी को डिफाइन करना है तो हम क्या कहेंगे कि 75% ऑफ द पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन नॉन, एटलीस्ट 75% ऑफ द पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन नॉन एग्रीकल्चरल प्रोफेशन, राइट, नॉन एग्री प्रोफेशन, ठीक। सो ये जो 75% पॉपुलेशन, मान लो कि सिर्फ 25% अगर एग्रीकल्चरल प्रोफेशन में लगी हुई है, तो ये जो 75% पॉपुलेशन है, जो शहर की पॉपुलेशन है, उनको भोजन चाहिए, लेकिन वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में लगे नहीं हुए हैं। तो उनको भोजन जो है वो आसपास के जो गांव है, दिस इज अ सिटी, सिटी के आसपास के जो कंट्री साइड है, जो गांव है, विलेजेस हैं, वहां से वो जो फूड की जो सप्लाई थी वो आती थी ना। वो जो फूड सप्लाई वहां से आती थी उसको उसको यहाँ पर स्टोर किया जाता था। स्टोर करने के लिए आप देख पाएंगे यहाँ पर ग्रेनरीज बना दी जाती थी अपर पोर्शन में। और आप एक बहुत फेमस ग्रेनरी के बारे में यहाँ पर पढ़ते भी हो, ठीक है। वो ग्रेनरीज, रो ऑफ 2 rows ऑफ 6 ग्रेनरीज जो हड़प्पा में आप पढ़ते हैं, ठीक है। ये 2 रोज हैं, आप ये देख पा रहे हैं, 2 रोज हैं, एक रो ये है और एक रो ये है। एंड इन दो में आप 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 ग्रेनरीज की आप 2 रोज देख पा रहे हैं, जहां पर यहाँ पर अनाज स्टोर किया जाता था ना। ये जो ग्रेनरीज हैं, इसमें आप देखेंगे कि इसमें नीचे से ये डक्ट्स दिए गए हैं, ठीक है। ये जो नीचे से आप, एक तो ये जो ग्रेनरीज में ये डक्ट दिए गए हैं, हवा के लिए डक्ट दिए गए हैं। अब ये ऊपर तो है देखो, स्टोर हो जाता है ग्रेन, यहाँ पर लकड़ी रख के अगर आप चाहें तो इसके ऊपर जो है स्टैक्स लगा सकते हैं, ग्रेन रख सकते हैं, ठीक है ना। नीचे से भी हवा पास होती रहे, ठीक है, नीचे से भी हवा पास होती रहे, इसलिए इन्होंने ये डक्ट्स बनाए थे, ताकि नीचे से अगर हवा पास होगी तो ह्यूमिडिटी से वो जो ग्रेन्स हैं वो नीचे से खराब होने शुरू नहीं होंगे, नहीं तो वो खराब होना शुरू हो जाता है ना, ह्यूमिडिटी अगर हो जाए, क्योंकि ये नदियों के किनारे ही होते थे, ठीक है।
तो यहाँ पर नीचे से खराब होना शुरू हो जाते थे। एंड इट वाज मेड ऑन एन अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म। अभी तो बहुत सारी मिट्टी यहाँ पे आपको फोटो में दिख रही है भरी हुई, अदरवाइज इसकी हाइट रहती थी अच्छी खासी, राइट, हाइट भी रहती थी। ठीक है, तो ये ग्रेनरीज आपको वहां पे देखने को मिलती हैं, 2 rows of 6 ग्रेनरीज आपको देखने को मिलती हैं, जहां पर अनाज को स्टोर किया जाता था, जहां पर ग्रेन्स को स्टोर किया जाता था। ये हमें हड़प्पा में भी देखने को मिलती हैं, और भी कई सारे शहर हैं जहां पर ये ग्रेनरीज हमें देखने को मिलती हैं। क्योंकि देखो भाई, अनाज होगा जहाँ पे खाना, अगर सिटी में खाना तो चाहिए, खाना आएगा एक बार में आ जाएगा, वो बार बार आप नहीं आ सकते। जब हार्वेस्टिंग सीजन होता है तभी गवर्नमेंट जो है उसको लेकर खरीद कर अनाज को स्टोर कर लेती है। ठीक है, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट, यूपी, जहाँ पे भी अभी सीजन था, आपने देखा होगा कि 25 दिन मैक्सिमम ये हार्वेस्टिंग सीजन चलता है वीट का। ठीक है, तो उन्हीं 25 दिन में आप देखते हो कि सारा स्टोर जो अनाज है वो किसान काट भी लेते हैं, मंडी में भी ले जाते हैं, और उसको ले जाकर वहां पे गवर्नमेंट परचेज भी कर लेती है, एंड जिसको भी खरीदना है खरीद कर वो स्टोर भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 6 ग्रेनरीज की 2 rows हैं आपको देखने को मिली, 2 ऐसी लाइंस हैं। एंड यहाँ पर जो है उन शहरों में यहाँ पर अनाज स्टोर किया जाता था। आपको फिर से एक बार मैं इसको आपको आइडिया देने के लिए, आपको वो जो मैप हमने इसका एक जो वो देखा था, ये जो ग्रेनरीज की यहाँ पर आप बात कर रहे थे, ये मैंने आपको दिखाया, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो ये ग्रेनरीज मैंने अब आपको दिखाई। अभी ये जो आप दूसरा यहाँ पर देख पा रहे हैं, ग्रेट बाथ, ये मैं आपको दिखाता हूँ मोहनजोदारो में। ठीक है, अब ये है जी मोहनजोदारो का ग्रेट बाथ, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें नीचे उतरने के लिए यहाँ पे सीढ़ी है, एंड ये जो है वॉल है यहाँ पर उसकी ग्रेट बाथ की। ठीक है ना, ये जो ग्रेट बाथ है बेसिकली कोई यहाँ पर आज की डेट में भी अगर हम देखें तो बहुत सारे हमारे जो रिलीजियस प्लेसेस हैं वहां पर, चाहे वो सिख गुरुद्वाराज हैं, या फिर आपको कई सारे साउथ इंडिया के टेम्पल्स भी, या फिर इवन मस्जिद में भी थोड़ा सा वहां पे छोटा सा वाटर टैंक रहता है ना। तो ये जो ग्रेट बात है बेसिकली, इसका यही पर्पस यहाँ पर जो हमारे हिस्टोरियंस उन्होंने अंदाजा लगाया क्या, कि ये जो ग्रेट बात रहता होगा, इट वाज फॉर सम रिलीजियस पर्पस, सॉरी सम रिलीजियस पर्पस, कुछ धार्मिक पर्पस के लिए ये ग्रेट बात रहता होगा। इस ग्रेट बात की अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो ग्रेट बात है, ये जो पब्लिक बात है, ठीक है, ये पब्लिक बात वाज मेड, दिस वाज मेड विद दिस बेक्ड ब्रिक्स। इसमें बहुत ये जो आप ब्रिक्स देख पा रहे हो, ठीक है, पकी हुई ईंटें, मिट्टी की जो ईंटें हैं, उनके द्वारा ये ग्रेट बाथ यहाँ पे बनाया जाता था। एंड उसके ऊपर यहाँ पर हमने बात की थी क्या, कि यहाँ पर जिप्सम की एक लेयर चढ़ा दी जाती थी। देखो, सबसे पहले तो ब्रिक्स आ गई, ब्रिक्स की एक लाइन बना दी, ठीक है, ब्रिक्स की एक दीवार बना दी, उसके ऊपर जिप्सम की एक लेयर चढ़ा दी। ठीक, जिप्सम, ठीक, जिप्सम के बाद यहाँ पर, जिप्सम के बाद आपको यहाँ पर जो है नेचुरल तार, नेचुरल तार, तारकोल जिसको बोलते हैं, नेचुरल तार, नेचुरल तार, ये उसकी एक लेयर चढ़ा देते थे, नेचुरल, ठीक, नेचुरल तार। ठीक ना, नेचुरल तार, अब इतनी सारी जब लेयर चढ़ाकर वाटर प्रूफिंग कर दी, तो उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर कोई सीवे आई मीन कोई लीकेज यहाँ पर का, उसका लीकेज का कोई स्कोप रह नहीं जाता। ठीक है, इनफैक्ट आज भी ये जो आपको ग्रेट बाथ्स देखने को मिलते हैं, जितने भी अलग अलग जगह पर बाथ्स देखने को मिलते हैं, वहां पर आप देखोगे कि कोई लीकेज का स्कोप ही नहीं है। पानी अगर आज भी आप इसमें भर दो, तो देखो कोई नई चीज नहीं है, कोई 4500 साल पुरानी, 4500 ईयर्स कोई पुरानी चीज की आप बात कर रहे हो, कोई 4500 ईयर्स पुराने स्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हो। हम आज की डेट में घर बनाते हैं, 15 साल में पानी जो है ऐसे टप टप कर रहा होता है कि पता नहीं हमने क्या ही किया है, राइट। सो 4500 साल पुरानी चीज की आप बात कर रहे हो, 4500 साल पुरानी चीज में अगर आज भी पानी लीक नहीं हो रहा है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितनी बढ़िया उनकी टेक्नोलॉजी रही होगी, कितनी बढ़िया उनकी सिविल इंजीनियरिंग टेक्निक्स रही होंगी। दूसरा, इस ग्रेट बाथ के पास में आप ये जो छोटी छोटी वॉल्स देख पा रहे हो, बेसिकली ये जो वॉल है, ये उस समय जो है यहाँ पर रूम्स हुआ करते थे, रूम्स हुआ करते थे। ठीक है, चारों ओर जो है कॉरिडोर हुआ करता था, ये कॉरिडोर हुआ करता था, एंड कॉरिडोर जो है उसके चारों ओर यहाँ पर छोटे छोटे कमरे हुआ करते थे। अंदाजा लगाया जाता है कि भाई यहाँ पर इंपॉर्टेंट पीपल जो है वहां पर शहर के, वो यहाँ पर आकर स्नान करते थे, बाथ लेते थे, एंड उसके बाद ये जो छोटे छोटे रूम्स थे, इनमें इनको चेंजिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। ठीक है ना, शहरों की ही हम बात कर रहे हैं, तो एक अलग सा शहर है वहां पर हमें जो लोथल में देखने को मिला,
लोथल जो कि गुजरात में मैंने आपको दिखाया था। एक बार फिर से आपको मैं ऊपर लेके चलता हूँ यहाँ पर। ये वाला जो शहर देख पा रहे हो ना आप, लोथल, लोथल, लोथल को यहाँ पर कहा जाता है जी, इट वाज अ डॉक यार्ड। यहाँ पर जो है इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ करता था थ्रू शिप्स। ठीक है, तो वो डॉक यार्ड जो है उसका एक हिस्सा आज भी आपको देखने को मिलेगा फोटोज में। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो डॉक यार्ड है, ये जो वाटर टैंक है, ये आज भी आपको अगर आप गूगल सर्च करोगे लोथल, तो ये जो है लोथल के नाम से ये वाटर टैंक आपको देखने को मिलेगा, जहां से एक छोटी सी ओपनिंग यहाँ पर दिखाई देगी। राइट, एंड ये वाला हिस्सा आपको आज भी देखने को मिलेगा। बाकी सारा जो हिस्सा है वो गायब हो चुका है। ठीक है ना। ये जो लोथल की एक इमेजिनेटिव यहाँ पे किसी ने पेंटिंग बनाई है, कोई हिस्टोरियन या कोई आर्टिस्ट रहा होगा, तो उसमें आपको उसने दिखाने की कोशिश की है कि भाई अगर लोथल में हमें अंदर जाकर डॉकयार्ड मिलता है, लोथल से देखो डायरेक्ट एक नदी आती है, नदी आती है, एंड नदी से यहाँ पर जो है अंदर सामान आता है, सामान आता है एंड शिप्स आते हैं, एंड इस डॉकयार्ड में आकर वो शिप्स को पार्क किया जाता था, जहाँ पे सामान को उतारा या चढ़ाया जाता था। एंड ये दिस इज एन इम्पोर्टेंट हड़प्पन लोकेशन, दिस इज एन इम्पोर्टेंट हड़प्पन लोकेशन। तो एक मैंने आपको दिखाने की बात की यहाँ पे, जरूर कोशिश की। दूसरा, जो वहां पर जो ब्रिक्स यूज होती थी कंस्ट्रक्शन में, आप ये देखोगे कि ये ब्रिक्स जो है इनकी प्रॉपर डायमेंशंस रहती थी। ऐसा नहीं है कि कोई भी पत्थर यहाँ से उठाकर क्यूबॉइड शेप में यहाँ पर ये जो ब्रिक्स रहती थी, एंड दी हैड प्रॉपर डायमेंशंस, इन ब्रिक्स की प्रॉपर डायमेंशंस वहां पर आपको रहती थी। ठीक है ना। ये आप हड़प्पन टाउन प्लानिंग की बात कर रहे हैं। हड़प्पन टाउन प्लानिंग में आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर उनके शहर बनते थे, उन शहरों में आपने देखा कि क्या पैटर्न रहता था, और एट दैट टाइम फ्रॉम वेयर द वाटर यूज टू कम। भाई पानी के सोर्स के तो नजदीक ही रहते थे वहां पर। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है या इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वहां पे पानी के सोर्स के तो होती थी, पानी की तो कोई कमी नहीं थी वहां पे। चलो, ये जो है ये आपको मैंने यहाँ पे दिखाया, जो मैंने कहा ना कि शहर जो है वो बड़े बड़े ग्रिड पैटर्न्स में डिवाइडेड था। तो एक वाइड स्ट्रीट्स रहती थी, फिर उसके बाद जो है छोटी छोटी स्ट्रीट्स, इन इन वाइड स्ट्रीट से छोटे छोटे जो है स्ट्रीट्स निकलती थी। राइट, सो ये जो वाइड स्ट्रीट का मैंने आपको एक फोटो दिखाया कि ये अराउंड 5 to 6 मीटर्स जो है, ज्यादा उसी से ज्यादा, उससे ज्यादा होगी इनफैक्ट, ये काफी ज्यादा वाइड स्ट्रीट थी। और ये जो है उस समय के घर कैसे हुआ करते थे। पहले तो आप ये देखो कि एक सर्विस लेन है, ठीक है, एक जो मेन रोड है, जो मेन रोड है, मेन रोड से एक छोटी गली जाती है, उस छोटी गली के ऊपर यहाँ पर आपको घर देखने को मिल रहे हैं। राइट, सो दिस इज 1 2 3 ड्वेलिंग यूनिट। ठीक ना। ये ड्वेलिंग यूनिट के देखो आप, ये गली है, गली में ये आपका जो ब्लॉक कट है वो जा रहा है, एंड उसी के नीचे, आप गली के नीचे ही आपको सीवेज सिस्टम इनका देखने को मिलेगा। एंड ये है घर, आपको सिंगल स्टोरी एक कमरे के घर भी देखने को मिले हैं। कई जो शहर है उनमें आपको सिंगल एक कमरे का छोटा सा क्वार्टर देखने को मिला है। तो अंदाजा लगाया हिस्टोरियंस ने, भाई वो जो क्वार्टर रहा होगा, वो जो सर्वेंट्स या उस समय के जो कामकाजी जो सर्वेंट्स होंगे उनके लिए वो रहा होगा। इसी के साथ आपको मल्टी स्टोरी घर भी देखने को मिले हैं, जहां पर आपको स्टेयर्स, देखो अभी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तो सरवाइव नहीं की हैं, बस वहां पर स्टेयर्स मिली हैं हमें, कुछ घरों में वहां पर सीढ़ी मिली है। इससे हमने अंदाजा लगाया कि भाई वहां पर जो है डेफिनेटली मल्टी स्टोरी घर बने होंगे। दूसरा, हमें जो घर हैं उनमें इस तरह का एक कोर्टयार्ड देखने को मिलता है, जिसको हम बरामदा बोलते हैं। उस कोर्टयार्ड के चारों ओर जो है घर बनाए जाते थे, जो बड़े घर होते थे। एंड कुछ घरों में हमें यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो बेदिंग एरिया है उसके यहाँ पर बगल में हमें वेल, यानी कि पानी के कुएं भी देखने को मिले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर है वो यहाँ पर आपको घर के साथ साथ मैं दिखाना चाहता हूँ, वो ये कि गलियों के नीचे प्रॉपर यहाँ पे सीवेज यहाँ पर बनाए जाते थे। एंड वो जो सीवेज होते थे वो कवर्ड होते थे। ऐसा नहीं है कि वो सीवेज को ओपन छोड़ दिया जाता था, वो सीवेज जो है यहाँ पर कवर्ड होते थे। सो ऑलमोस्ट, और ये आपको मैं सीवेज का ही एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ये जो है ड्रेनेज सिस्टम का एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, जो कि सीवेज भी जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पे एंगल पे इंटरसेक्ट करते थे। ठीक है, सो लेट्स से ये एक बड़ी गली हो गई, एक बड़ी गली है, एंड एक इसके आगे छोटी गली है। ठीक है, एंड इन्हीं छोटी गलियों को आप जो है इसी के अंडर जो आप नीचे आपको सीवेज भी दिखेगा जो कि कवर्ड रहता था, एंड वो जो है बड़ी गली का जो सीवेज है उसके नीचे जाकर उससे मिल जाता था। ठीक है, सो एक पैरेलल ड्रेनेज सिस्टम आपको देखने को मिलता है इन हड़प्पन साइट्स पे, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये सीवेज है, इसको कवर्ड रखते थे जनरली वो। ठीक है, कवर्ड रखते थे। एक और इम्पोर्टेंट फीचर जो है वो ये कि ये जो सीवेज हुआ करते थे, ये जो ड्रेन्स हुआ करते थे, इन ड्रेन्स को साफ करने के लिए एट रेगुलर इंटरवल्स, जैसे आज मैन होल होते हैं,
वैसे उस समय पर यहाँ पर सेसपिट या इंस्पेक्शन हॉल या मैन होल, जिसको जैसे मर्जी बोल लो, वो बनाए जाते थे, जिनके ऊपर एक कवर लगा दिया जाता था। उस कवर को आप हटाकर एंड उसको सीवेज को रेगुलर बेसिस पर आप साफ कर सकते थे। तो इतना ज्यादा वहां पर हाइजीन का भी ख्याल रखा जाता था। ये बेसिकली सारे जो फीचर्स हैं, लगभग सारे फीचर्स हमने यहाँ पर जो है कवर किए। इन शहरों के यहाँ पे सारे फीचर्स हमने यहाँ पर कवर किए। तो एक छोटी सी इलुस्ट्रेशन यहाँ पे कलकत्ता म्यूजियम में, यहाँ पे कलकत्ता के एक म्यूजियम में यहाँ पर रखी गई है, जहाँ पर इलुस्ट्रेशन बनाई गई है, जहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि रोजमर्रा की उनकी जिंदगी कैसी होती होगी। राइट, ये एक मार्केट का यहाँ पे सीन बनाया गया है एंड दिखाने की कोशिश की गई है कि जो मार्केट सीन रहता होगा वो यहाँ पर कैसे रहता होगा, जो हड़प्पा के लोग थे वो कैसे यहाँ पर मार्केट में बिहेव करते होंगे। राइट, सो दिस इज द हड़प्पन सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग। एंड अब हम बात करेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ और फीचर्स के बारे में। इतना समझ आया तो प्लीज रेज योर हैंड एंड लेट मी नो कि आप जो क्लास है वो एकदम सही तरीके से चल रही है। एंड आई वांट द पार्टिसिपेशन ऑफ एवरीबडी। चाहे क्लास जितनी भी बड़ी हो, हमें जो है पार्टिसिपेशन सबकी चाहिए, क्योंकि जितना एक्टिव इंटरेस्ट आप क्लास में दिखाओगे उतना ही एग्जाम में आपको पॉइंट बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि एग्जाम में फिर यहाँ पर अगर हमारी चीजें क्लियर होंगी, एग्जाम में मजा आएगा। अगर यहाँ पर ही जो है हमने इग्नोरेंस में, देखो इग्नोरेंस में ही तो जी रहे हैं, प्रॉब्लम ही तो यही है सारी की इग्नोरेंस में सारी जिंदगी चली जाती है। राइट, सो एक्टिवली इंटरेस्ट लेना है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, मेरे जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं उन सबको यहाँ पे पता है कि भाई एक्टिव पार्टिसिपेशन हमारी क्लास का एक बेसिक फीचर है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर रहता है। चलिए, सो आई होप कि आपको ये सब समझ आ रहा होगा। लेट्स कंटिन्यू फर्दर, कंटिन्यू फर्दर। ठीक है, सो आगे हमने जो बात करनी है वो हड़प्पन सील्स की यहाँ पर बात करनी है। हड़प्पन सील्स क्या रहती हैं, हड़प्पन सील्स क्या होती हैं, पहले तो वो देख लेते हैं। सील्स बेसिकली होती क्या है। तो सील्स ना, ये आप जैसे देख पा रहे हो, लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर के छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े रहते हैं, या फिर उनको सील्स को पत्थर के अलावा आपको कॉपर या गोल्ड पे भी बनाया जा सकता है, जिसको आज की डेट में आप मोहर बोलते हो, मोहरे जिसको बोलते हैं, उनको यहाँ पर सील्स बोला जा रहा है। ये जो सील्स होती थी, इनको आपको देखने को मिलता है क्या, कि अलग अलग मटेरियल यूज करके बनाया जाता था, जिसमें से हमें देखने को मिलता है कि ये जो सील्स हैं वो स्टीएटाइट नाम का एक सॉफ्ट स्टोन आता है। ठीक, उस सॉफ्ट स्टोन को कार्व करना बहुत आसान रहता है। उन सॉफ्ट स्टोन का भी बनाया जाता था, कॉपर का भी बनाया जाता था, और भी बहुत सारे मटेरियल्स का यहाँ पर उसका बनाया जाता है, गोल्ड का भी बनाया जाता है, आइवरी यानी हाथी दांत जो रहता है उसका भी यहाँ पर जो सील्स हैं वो बनाई जाती हैं। राइट, सो ये जो सील्स रहती हैं, ये जो मोहरे रहती हैं ना, इनकी जो शेप रहती है, मोस्ट ऑफ देम आर इन इधर रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप। एंड ये जो सील्स बनाई जाती थी, इनका पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इनका पर्पस क्या था, फिर उसके बारे में इसके फीचर्स उसके बाद में। देखो, ये जो सील्स हैं इनके कई सारे पर्पस रहते थे। पर्पस क्या रहते थे, सबसे पहले तो ये जो सील्स हैं ये कमर्शियल पर्पस के लिए यूज होती थी। ठीक, कमर्शियल 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 पर्पस। देखो, हमने बात की थी क्या, कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे वो ट्रेडर्स भी थे, वो सामान खरीद के इधर से उधर बेचते थे। और हमने बात की थी कि भाई हड़प्पा में जो मटेरियल्स अवेलेबल नहीं होते थे, उन जैसे अब गोल्ड है, गोल्ड हड़प्पा में अवेलेबल नहीं होता था, तो कहाँ से लेके आते थे, हमने कहा भी साउथ इंडिया से लेकर आते होंगे। प्रेशियस स्टोन्स हमने कहा जी अफगानिस्तान या उधर ईरान से लेकर आते होंगे, या इधर से गुजरात से लेकर आते होंगे। हमने कहा जी कॉपर कहाँ से आता था, तो हमने कहा जी राजस्थान से आता था, खेतड़ी माइंस वहां पे नजदीक थी, कॉपर वहां से आता था। ठीक, इसी तरह से हमने कहा जी जो फॉरेन डेस्टिनेशंस हैं, चाहे वो अफगानिस्तान है, ईरान है, या फिर उधर आप और मेसोपोटामिया वगैरह चले जाओ, तो वहां पर हमें क्या देखने को मिला था, वहां पर हमें हड़प्पन प्रोडक्ट्स के, हड़प्पन सील्स के एग्जाम्पल वहां पर देखने को मिले थे। तो हमने इससे क्या अंदाजा लगाया कि जो हड़प्पन हैं वो बहुत बढ़िया ट्रेडर्स थे, उस समय में उनका जो ट्रेड था, जो व्यापार था, वो काफी फ्लरिशिंग था। ये हमने अंदाजा लगाया, काफी फ्लरिशिंग व्यापार था उनका, ये अंदाजा लगाया। राइट ना, ये जो सील्स हैं, एक तो कमर्शियल पर्पस यहां पर हमने कहा। ठीक, क्या कि ये जब व्यापार करते थे तो ये देखो, उस दिन भी मैंने एक एग्जांपल आपको शायद यहाँ पे दिया था, पता नहीं कौन सी क्लास में दिया था, कि सील का सीलिंग होता है, सील से सीलिंग होता है। सीलिंग कैसे होता है, देखो
आपने वो रेड करके मूवी देखी होगी, या कहीं पे भी आप सरकारी रेड जो डालने जाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, एक ताला होता है, उस ताले के ऊपर क्या करते हैं, कपड़ा सा लपेट देते हैं, और कपड़े लपेट कर क्या करते हैं, उसके ऊपर रेड कलर का एक वैक्स डाल दिया जाता है, एंड वैक्स डाल के एक ठप्पा मार दिया जाता है ना, वो ठप्पा वहां पर छप जाता है ना। तो वो जो रेड, आप भी IRS अगर आप भी बन गए तो आपको भी ऐसा एंथुजियास्टिक सा काम आपको, मतलब कि आपको वो करने का मौका मिलेगा, राइट। सो जो रेड्स होती हैं वहां पर हमने सीलिंग्स, वो जो ठप्पा मारते हैं ना, तो वो जो छप जाता है यहाँ पर वैक्स के ऊपर जो छप जाता है, मान लो ऐसा कुछ ठप्पा सा मार देते हैं, है ना, तो वो जो छप जाता है उसको बोलते हैं सीलिंग। ठीक, वो जो मोहर आप लगाते हो उसका जो छपाई सी वहां पर हो जाती है उसको बोलते हैं सीलिंग। तो एक तो ये उस पर्पस के लिए यूज होता था। दूसरा, जैसे कि अभी किसी ने यहाँ पे लिखा कि ये जो सील्स हैं इनको एज एन आइडेंटिटी भी यहाँ पर यूज किया जाता था। आइडेंटिटी क्या मतलब, कि आपको जो आपका शोल्डर है या आपकी जो बाजू है, आर्म है, उसके ऊपर इस सील को बांध दिया जाता था, एंड इस सील को धागे के द्वारा वहां पर बांध दिया जाता था, एंड इट वाज यूज्ड एज एन आइडेंटिटी। एंड और भी यहाँ पर पर्पसेस कई सारे रहे होंगे, क्योंकि हम अभी तक उनकी जो लैंग्वेज है उसको हम पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए प्रॉपर तो इनके बारे में जानकारी हमें भी नहीं है। बट यस, फॉर कमर्शियल पर्पसेस एंड फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पसेस हमने कहा कि ये यूज होती होंगी, राइट ना। ये जो सील्स हैं इनके अब बेसिक फीचर्स जो हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। आपको देखने को मिलेगा कि एक जनरल पैटर्न जो इन सील्स का रहता है वो ये, कि इन सील्स या इन मोहरों में एक एनिमल की फोटो यहाँ पर कार्व आउट की जाती है, एंड ऊपर कुछ लिखा जाता है। नाउ ये उनकी स्क्रिप्ट है जिसको हम पढ़ नहीं पाए हैं, जिसमें उन्होंने लिखने की कोशिश की है, राइट। तो तीसरा यहाँ पर ये जो आप दूसरी यहाँ पे पशुपति यहाँ पे फोटो देख पा रहे हो, ये पशुपति से हमने आइडिया लगाया क्या, कि ये जो पशुपति की जो सील है ये पर्टिकुलरली कोई भगवान रहे होंगे उनके, एंड उनके चारों ओर जो है यहाँ पर एनिमल्स उन्होंने यहाँ पर कार्व आउट किए, राइट। सो यहाँ पर एलिफेंट है, टाइगर है, बफलो है, एंड राइनोसॉर्स है, राइट। सो ये जो सील है इससे हमने क्या लगाया अंदाजा, कि यार यहाँ पे तो भगवान आ गए, तो क्या होगा, कोई कारण रहा होगा, धार्मिक कारण रहा होगा, जो स्पिरिचुअल रीजन रहा होगा, उसके लिए इन्होंने ये सील बनाया होगा, राइट। सो अंदाजा ही लगा रहे हैं भाई, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम उनकी जो स्क्रिप्ट है उसको हम अभी तक डेसिफर नहीं कर पाए हैं, उस स्क्रिप्ट को हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं, राइट। सो जस्ट एक अंदाजे के ऊपर हमारी सारी कहानी टिकी हुई है, कि यार ये कमर्शियल पर्पस के लिए यूज होती होंगी, या फिर आइडेंटिटी के लिए यूज होती होंगी, या फिर ये रिलीजियस पर्पस के लिए यूज होती होंगी, ठीक। एक जो बेसिक फीचर हमें इनकी सीलिंग से मिला है वो ये, कि एक इनके यहाँ पे लैंग्वेज लिखी रहती है, एंड दूसरा यहाँ पर जो है एनिमल्स की फोटोज यहाँ पे बना दी जाती हैं, ठीक। चाहे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसको बोला जाता है जी सेक्रीफाइस करने के लिए एक बुल बांध दिया गया है, अ बुल टाइड टू अ पोल, ठीक। तो एक ये वैसे है ये यूनिकॉर्न की, ये बुल है नहीं वैसे, यूनिकॉर्न है, ठीक है, यूनिकॉर्न की एक फोटो है, ठीक। सो आगे आप यहाँ पर देखेंगे अगेन सेम यूनिकॉर्न की फोटो, एंड उसके ऊपर यहाँ पर आप लैंग्वेज देख पा रहे हैं, सील्स, ठीक है। आगे बात करते हैं, सील से आगे बढ़ते हैं, और हमें देखने को मिलता है यहाँ पे अलग अलग स्कल्पचर्स की हमने बात करनी है, मूर्तियों की हमने बात करनी है। वो जो स्कल्पचर्स हैं, पहले तो एक चीज को समझो, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो स्कल्पचर्स हैं, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो स्कल्पचर्स हैं, जो मूर्ति हैं, वो अलग अलग मटेरियल में बनाई जाती हैं। कुछ मूर्ति आपको यहाँ पर ब्रॉन्ज की देखने को मिलेंगी, ठीक है, कुछ आपको यहाँ पर स्टोन की देखने को मिलेंगी, पत्थर की देखने को मिलेंगी, कुछ आपको यहाँ पर जो है टेराकोटा की देखने को मिलेंगी, मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसको पका दिया गया, ठीक है। सो यहाँ पे अलग अलग मटेरियल यूज करके ये जो मूर्तियां हैं यहाँ पर बनाई गई हैं। एक एक करके अलग अलग मूर्तियों के बारे में, अलग अलग स्कल्पचर्स के बारे में हम यहाँ पर अब पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो जैसे आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये जो बियर्डेड प्रीस्ट है स्टोन में बनाया गया, ये जो आप कार्ड टॉय देख पा रहे हो, ठीक है, ये बनाया गया कहाँ पर, किस चीज में, टेराकोटा में बनाया गया। ये जो बियर्डेड प्रीस्ट है स्टियटाइट जो स्टोन था उसमें बनाया गया, राइट। इसी के बाद स्टोन की हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं, स्टोन में क्या क्या चीजें बनाई गई। एक तो ये जो है आप बियर्डेड प्रीस्ट को देख पा रहे हो, ये बनाया गया, ये जो है स्टियटाइट स्टोन में बनाया गया। ये जो स्टियटाइट स्टोन में बियर्डेड प्रीस्ट बनाया गया है, इसमें कुछ फीचर्स हैं। एक फीचर तो आप ये देख पा रहे हो, इसके कंधे पर आपको यहाँ पर शॉल दिखने को मिलेगी, ठीक है, शॉल देखने को मिलती है। इस शॉल को हमने क्या देखकर अंदाजा लगा, इसको देखकर हमने क्या अंदाजा लगाया, कि भाई वहां पर जो फैब्रिक जो है, फैब्रिक
यूज हो रहा था, कपड़े वहां पे जो लोग हैं वो कॉटन के कपड़े जो है वो वहां पर यूज कर रहे थे। एंड दूसरा, उनमें एक सेंस ऑफ फैशन थी, कपड़ों को लेकर एक अवेयरनेस थी, एक सेंस ऑफ फैशन थी। फैशन को तो कैसे हमने कहा फैशन, इसलिए क्योंकि आप इसका शॉल का पैटर्न देखो, इस शॉल के पैटर्न पे आपको पत्तियां दिखेंगी, ठीक है, ये जो ट्रिफॉइल पैटर्न इसको कहा जाता है, ठीक है, ऐसा कुछ आपको पैटर्न देखने को मिलेगा, ये पत्ती सी आपको देखने को मिलती है, इसको हम कहते हैं ट्रिफॉइल पैटर्न। दूसरी बात आपकी इसके हाथ देखने को जो मिल रहा है, इस हाथ पे आपको देखने को मिलेगा क्या, एक एम्यूलेट, एक ताबीज यहाँ पर बंधा हुआ है। दूसरा, इसके जो सिर है उन सिर के ऊपर भी एक ताबीज यहाँ पर बंधा हुआ दिखेगा। इनकी जो आईज हैं, आईज आपको देखने को मिलेंगी क्या, एलोंगेटेड पैटर्न में है, जैसे कि कोई मेडिटेशन में बैठा हो, ठीक है, कोई मेडिटेशन में बैठा हो। एंड फैशन की यहाँ पे मेडिटेशन में बैठा हो ऐसा कोई पैटर्न बना के बैठा, तो इसलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया, बियर्डेड प्रीस्ट। बट इसके साथ साथ आप ये जो इनकी जो आप इनका जो फेस देखोगे तो वहां पर ऐसा लगेगा कि जैसे किसी हबीब्स के पास जाकर या कोई और भी बढ़िया बढ़िया जो नाई जो सैलून है वहां पर जाकर इन्होंने जैसे शेव करवाई हो। तो हमने क्या कहा कि भाई यहाँ पर तो फैशन सेंस थी, लोग जो है अपने ऊपर केयर करते थे, अपने पास अपने ऊपर जो है यहाँ पर प्रॉपर अपने आप को मेंटेन करके रखते थे, हेयर स्टाइल हो चाहे आपका दाढ़ी का बियर्ड का स्टाइल हो, फेस का जो है, राइट। सो प्रॉपर यहाँ पर फैशन सेंस भी थी, एंड वो सब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। नाउ ये जो आप देख पा रहे हो डाइस में आपको आगे दिखाऊंगा, किसी ने डाइस लिखा था, ये डाइस नहीं है, बेसिकली दीज आर द वेट्स। जो है उस समय ट्रेड होता था, ट्रेड भी हमने क्या कहा, बार्टर ट्रेड, बार्टर सिस्टम रहता था। क्यों, क्योंकि हमें वहां पर कोई कॉइन्स नहीं मिले हैं, तो हमने क्या कहा कि सामान दो सामान लो, वो जो बार्टर सिस्टम है, साटा पद्धति जिसको बोलते हैं, आपने कुछ दिया कुछ लिया, राइट, उसके बदले में वो वाला सिस्टम चलता था। बट इट वॉज अ प्रॉपर सिस्टम जहां पर चीजों को वेट करके दिया जाता था। ऐसे नहीं है कि ये थोड़ा सा आपको एक मुट्ठी दो मुट्ठी दे दो तीन मुट्ठी, नो, वहां पर अगर आपको ग्रेन चाहिए तो उसके लिए भी प्रॉपर वेट्स होते थे। एंड उन सिस्टम्स वेट करके यानी कि उसको तोल कर उसका वजन जोख कर आपको दिया जाता था, ठीक है जी। हाँ, ठीक है। तो ये जो वेट्स होते थे, ये जो पत्थर होते थे, बेसिकली दीज वर मेड ऑफ स्टोन एंड मार्बल, ठीक है, पत्थर के बनते थे ये, स्टोन के या मार्बल के। दूसरा, स्टोन की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें एक रेड सैंडस्टोन में एक मेल टोर्सो देखने को मिला है, जो कि हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक और स्कल्पचर का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल, बहुत बेहतरीन एग्जांपल हमें देखने को मिलता है। आप देखोगे कि ये जो रेड सैंडस्टोन का जो टोर्सो है, बेसिकली प्रॉपर यहाँ पर उनको दिखाया गया है, टोर्सो का जो स्कल्पचर है। एंड इस टोर्सो में आपको यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है, बाजुओं का जो हिस्सा है या ये जो हिस्सा है, यहाँ पर आपको बेसिकली यहाँ पर आपको नट बोल्ट के द्वारा वहां पर टाइट कसे जा सकने वाले जो बॉडी के दूसरे हिस्से हैं जो यहाँ पर आपको नहीं दिखाए गए हैं, वो यहाँ पर उनके लिए जगह छोड़ी गई है, राइट। ये जो मेल टोर्सो है, बेसिकली इसमें धड़, तो आई मीन जो जो गर्दन है, जो सिर है उसके लिए, और जो बाजुएं हैं उसके लिए यहाँ पर आपको जो है एक वो क्या बोलते हैं उसको, होल्स, सॉकेट होल्स यहाँ पर छोड़े गए हैं, सो दैट इन सॉकेट होल्स में नट के द्वारा जो है जो बॉडी के रिमेनिंग पोर्शन जो यहाँ पर मिसिंग है उनको यहाँ पर लगाया जा सके, राइट है जी। तो प्रोमिनेंट एब्डोमन, खाते पीते घर का लग रहा है ये बंदा, ठीक है। सो प्रोमिनेंट एब्डोमन, ठीक है। चलिए, इज देयर गोल्ड यूजेस फॉर ट्रेड, गोल्ड, यस, गोल्ड यूज होता था जी, गोल्ड एंड सिल्वर, आई मीन सिल्वर तो नहीं, गोल्ड का हमें यहाँ पर एग्जांपल देखने को मिला है कि गोल्ड को खरीदा जाता था, गोल्ड को ऑर्नामेंट्स के लिए यूज किया जाता था, ठीक है। गोल्ड जब आप खरीद के ला रहे हो तो वो ट्रेड ही हो गया गोल्ड का, ठीक है। अब हमने स्टोन से बनी हुई चीजों के बारे में बात की, जहां पर हमने बियर्डेड प्रीस्ट का जो कि स्टेटाइट यानी सॉफ्ट स्टोन का बना हुआ था, उसके बाद वेट्स देखे पत्थर के बने हुए, एंड रेड सैंडस्टोन के मेल टोर्सो देखा। अब हम आगे बढ़ेंगे एंड टेराकोटा के यहाँ पर जो है चीजें बनी हुई देखेंगे, टेराकोटा के स्कल्पचर्स वगैरह यहाँ पर देखेंगे। नाउ टेराकोटा का जो स्कल्पचर है, टेराकोटा सबसे पहले तो जैसे मिट्टी जो होती है, मिट्टी को आप गीला करके गूंद कर उसका, और उसके बाद जो उसकी पेस्ट टाइप बनाकर, हार्ड पेस्ट बनाकर उससे जो चीजें बनाते हो उसको यहाँ पर हम टेराकोटा बोल रहे हैं, ठीक है ना। टेराकोटा का जो सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल हमें देखने को मिलता है हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन का, दैट इज मदर गॉडेस, ठीक। ये जो फिगर ऑफ मदर गॉडेस है ये हमें देखने को मिलती है, छोटी सी फिगर होती है, यहाँ पे फोटो में थोड़ा सा हो सकता है आपको ज्यादा बड़ी लगे, लेकिन ज्यादा बड़ी होती नहीं है, 5-7 सेंटीमीटर का इसका जो फिगर
जो टोटल साइज रहता है, राइट। सो अल्टीमेटली ये जो फिगर है आपको इतनी ज्यादा, देखिए मदर गॉडेस क्यों कहा गया, क्योंकि एक तो ये जो फिगर है, ऐसी फिगर आपको लगभग लगभग हर साइट पे देखने को मिलती है, ठीक है, हर साइट पे देखने को मिलती है। और हमने अंदाजा लगाया कि भाई ना तो ये कोई फैशन के लिए कोई बनाई जा रही है, ना ही ये घर में शो पीस के लिए बनाई जा रही है, ना ही, क्यों, क्योंकि बहुत ही क्रूड इमेज यहाँ पर है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही साज सज्जा के लिए, राइट। हाँ, टेराकोटा क्ले ही है सर, राइट। सो साज सज्जा के लिए चीज तो नहीं बनाई जा रही, क्यों, क्योंकि बहुत क्रूड सी है। अगर साज सज्जा के लिए बनाई जाएगी तो या तो कुछ ऐसा रेड सैंडस्टोन का बनाया जा रहा है, या फिर आपको यहाँ पर इस तरह से जहाँ पे फिनिशिंग हो, जहाँ पे मेहनत हो, राइट। तो हमने इसको क्या कहा कि यार ये कोई ना रिलीजियस पर्पस के लिए बनाई जा रही होगी, कोई कोई धार्मिक पर्पस के लिए होता है ना, घर पे भी बना देते हैं, हमारे यहाँ पर ट्रेडिशंस वगैरह होते हैं, तो थोड़े टाइम के लिए पूजा करने के लिए भी जो कुछ आटे का कुछ बना दिया या कुछ वैसे बनाकर, राइट, वो वैसा कुछ वहां पर हमने अंदाजा लगाया ना। ये जो टेक्निक इसको बनाने में यूज की गई है उसको बोलते हैं पिंचिंग टेक्निक। पिंचिंग क्या होता है? पिंचिंग बेसिकली आप हाथ से ही जब उसको मोल्ड करते हो, राइट। एक तो होता है जैसे अब कुम्हार है वो घड़े पे घड़े बना रहा है व्हील पे, दूसरा आपने मिट्टी को जो क्ले है उसको हाथ में लिया, हाथ में ही दबा दबा कर, जैसे मान लीजिए इसको हाथ से ही दोनों उंगलियों से दबा दबा कर ये बना दिया, राइट। सो पिंचिंग टेक्निक बेसिकली वही होती है जहां पर आप अपने हाथ से जो है क्ले को आप शेप करते हो, आप अपने हाथ से जो क्ले है, जो मिट्टी है, उसको शेप देने की कोशिश करते हो ना। जैसे कि मैंने कहा कि इसके फीचर, एक तो इसका फीचर रहता है एक हेड गियर, दूसरा इसका फीचर इस इमेज का रहता है कि इतना यहाँ पर प्रोमिनेंट, यहाँ पर इन्होंने नेकलेस इनको डाला हुआ दिखाया है, ठीक है ना। ये सारे इसके फीचर्स हैं। एंड एक यहाँ पर आप ये ग्रिडल देख पा रहे हैं, राइट। सो ये फीचर्स हैं इस मदर गॉडेस के इमेज के, ठीक है। ये हमें देखने को मिलता है टेराकोटा का जो इमेज है, ये क्ले का जो इमेज है हमें देखने को मिलता है कहाँ पर? इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स पर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, टेराकोटा की हम बात कर रहे हैं तो कोई टॉय डाइस की बात कर रहा था। डाइस आपको सर ऐसे देखने को मिलते हैं जो कि टेराकोटा के आपको बने हुए दिखाई देते हैं, राइट। एंड टेराकोटा के साथ आपको स्टोन के भी कुछ जगह पर देखने को मिले हैं, बट टेराकोटा इज द प्रोमिनेंट वन, ठीक है। एंड इसके अलावा टेराकोटा के आपको टॉयज देखने को मिले हैं, टॉयज जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो। एंड इन्हीं टॉयज से हमने अंदाजा लगाया कि भाई उनका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या रहा होगा, ठीक है। उनका जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो ये जो आप कार्ड्स देख पा रहे हैं, वो यहाँ पर जो देख पा रहे हैं वो रहा होगा। यहाँ पर भी एक कार्ड हमने देखी थी, एक ऐसी रेहड़ी हमने देखी कार्ड, ये जो आप देख पा रहे हो ये टेराकोटा का है, ठीक है। तो हमने भाई आज की डेट में गाड़ी के मॉडल बना देते हैं क्योंकि गाड़ियां हमारे सामने खड़ी, राइट। ट्रेन के मॉडल, प्लेन के मॉडल बनाते हैं क्योंकि प्लेन हम यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। उस समय के लोग जो ट्रांसपोर्ट का मोड यूज कर रहे थे उन्होंने अपने ट्रांसपोर्ट के मोड की जो फोटोज बना दी या स्कल्पचर बना दी, ठीक है। तो ये उनका ट्रांसपोर्ट मोड के बारे में भी हमें अंदाजा दे रहा है क्या, कि भाई उन समय के लोगों का ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता होगा। वो होता होगा थ्रू दीज कार्ड्स। वो सामान के लिए भी इन्हीं को यूज करते थे, एंड वो खुद की मूवमेंट के लिए भी इन्हीं कार्ड्स को यहाँ पर यूज करते रहे होंगे, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, यस, दिस इज ऑल अबाउट हड़प्पन सोसाइटी, हड़प्पन इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर हम बात करेंगे ब्रॉन्ज के जो स्कल्पचर्स थे उनके बारे में। नाउ ये जो ब्रॉन्ज का जो स्कल्पचर था, बेसिकली आप ये एक बहुत प्रोमिनेंट स्कल्पचर आपको देखने को मिलता है, दैट इज ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल। नाउ ये जो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल का जो स्कल्पचर आप देख पाते हैं, ये जो स्कल्पचर आप देख पा रहे हैं, इसको काफी फेमस है, वर्ल्ड वाइड फेमस है, क्योंकि ऐसा ब्रॉन्ज का स्कल्पचर हमें बहुत शुरुआती स्कल्पचर ये हमें मिला था। इनफैक्ट दिस इज द ओल्डेस्ट ब्रॉन्ज स्कल्पचर फाउंड इन सम एनीवेयर इन वर्ल्ड, राइट। ओल्डेस्ट ब्रॉन्ज स्कल्पचर ना। इसमें आप देख पा रहे हैं कि एक तो इनको त्रिभंगा पोर्शन में दिखाया हुआ है, ठीक। इसको बोलते हैं त्रिभंगा, त्रिभंगा, त्रिभंगा पोस्चर, ठीक ना। ये जो त्रिभंगा पोस्चर है, यहां पर आप देखेंगे कि बॉडी को 3 जगह से बेंट है, ठीक। बॉडी इज बेंट फ्रॉम 3 साइड्स, 1 2 एंड 3। नाउ दिस इज पोस्चर, दिस इज द डांस पोस्चर। क्या होता है ये? आज की डेट में इसको हम त्रिभंगा पोस्चर बोलते हैं। ये डांस का पोस्चर रहा होगा, ऐसा हमारा अंदाजा है, आइडिया है। दूसरा, ये जो आप इनकी जो राइट आर्म है, यहाँ पर आप एक ब्रेसलेट देख पा रहे हो, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, राइट। एंड जो लेफ्ट आर्म है वहां पर बहुत सारी बैंगल्स आप देख पा रहे हो, ठीक। तो हमने क्या कहा कि भाई वहां पर सेंस ऑफ फैशन जो है वो आ चुका था, एंड लोगों को फैशन का आइडिया था,
फैशन किया करते थे। एक आप यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हो, ये जो इनका ये है, इनका जो बन होता है ना बालों का, वो है। ठीक, तो इससे हमने अंदाजा लगाया कि भाई उस समय के जो लोग थे उनको फैशन की सेंस थी, उनको फैशन तो करना आता था ना। अब सवाल ये है कि भाई इतनी ये कोई इतना आसान तो है नहीं, ये जो त्रिभंगा पोस्चर में इन्होंने बनाया है, ये बनाते कैसे होंगे? तो ये जो ब्रॉन्ज के जो स्कल्पचर्स बनते थे उसको बनाया जाता था थ्रू लोस्ट वैक्स टेक्निक। ठीक, थ्रू लोस्ट वैक्स टेक्निक। नाउ लोस्ट वैक्स टेक्निक क्या होती है बेसिकली, उसके बारे में हम बात करते हैं। लोस्ट वैक्स टेक्निक में सबसे पहले होता क्या है, वो आज भी टेक्निक यूज होती है, इनफैक्ट इतनी ज्यादा। देखो हमने क्या कहा था कि हम कल्चर कल्चर को इनहेरिट भी करते हैं, तो ये जो लोस्ट वैक्स टेक्निक है ये हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन से यहाँ पे इनहेरिट की हुई है, आज भी उसको यूज करते हैं। गाँव में आप देखते हो कि बुलक कार्ट्स पे आज भी जो है वो खेत से गाँव, घर घर से खेत यूज हो रहा है, राइट। सो हमारे कल्चर का ये एक पार्ट है जो कि हमने आईबीसी से इनहेरिट किया है। ना लोस्ट वैक्स टेक्निक क्या रहती है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। लोस्ट वैक्स टेक्निक में सबसे पहले मान लीजिए हमने कोई इमेज बनाना है, कोई फिगर जो स्कल्पचर बनाना है, उसको हम पहले तो वैक्स में बनाएंगे, राइट। सबसे पहले हम मोम का स्कल्पचर बना लेंगे, जो भी हमने स्कल्पचर बनाना है उसको हम वैक्स में बना लेंगे, मोम का बना लेंगे। मोम को जो मान लीजिए एक मोम का टुकड़ा लिया, उस मोम के टुकड़े को तराशना आसान रहता है, तो उस मोम के टुकड़े को तराश कर हमने स्कल्पचर बना लिया जो भी हमें चाहिए। उस मोम के जो स्कल्पचर बनाया, जो वैक्स का हमने स्कल्पचर बनाया है, उस स्कल्पचर को हम आगे क्या करेंगे, उस स्कल्पचर के ऊपर हम जो है एक मिट्टी का लेप चढ़ा देंगे। ठीक है, एक मिट्टी का, गीली मिट्टी का एक लेप चढ़ा देंगे ना। ये जो लेप है, ये जो गीली मिट्टी का लेप जो हमने इसके ऊपर चढ़ा दिया, बेसिकली ये जो लेप है ये इसको हम सूखने देते हैं, और जब वो लेप सूख जाता है, लेट्स से दिस इज द गिल्ली मिट्टी का एक एक कोटिंग हमने यहाँ पर दे दी। ठीक है ना, ये जो जब लेप सूख जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम डाल देंगे आग में, यानी कि फायर में। ठीक, फायर में जब हम इसको डाल देंगे, इस पूरे के पूरे स्टैचू को या इस पूरे के पूरे टुकड़े को हम जब फायर में डाल देंगे, तो अंदर का जो मोम है वो मेल्ट हो जाएगा, अंदर का जो मोम है वो मेल्ट हो जाएगा और मेल्ट होकर अपनी जगह छोड़ देगा। ठीक, जब वो मोम मेल्ट होकर जगह छोड़ देगा तो एक होल करके हम यहाँ से उस सारे मोम को यहाँ से निकाल देंगे। एक जब मोम मेल्ट हो गया, उससे हमने क्या किया, मेल्ट हुए मोम को हमने जगह वो एक होल करके निकाल दिया। उसके बाद हमारे पास सिर्फ जो मिट्टी का लेप है उसका एक खांचा बच जाएगा। ठीक है, उसका एक खांचा यहाँ पर बच जाएगा, राइट, समथिंग लाइक दैट। एंड उस खांचे में हम जो है जो मेटल है, जो पिघला हुआ मेल्टेड मेटल है, उसको हम यहाँ पे पोर कर देंगे। अब ये जो मेटल इसमें जाएगा, बेसिकली ये जो मेटल है ये मोम की जगह को फिल कर देगा। एंड जो मोम का हमने पुतला बनाया था, जो मोम का स्टैचू बनाया था, बेसिकली उसकी जगह पर अब मेटल भर जाएगा। ठीक है, जब मेटल का ये जो अंदर जाकर जम जाएगा, अंदर जाके ठंडा हो जाएगा, जम जाएगा, उसके ऊपर जो मिट्टी का ये जो लेप है फिर वो उतार सकते हैं। एंड अल्टीमेटली हमें एक फिनिश्ड मेटल का स्टैचू देखने को मिलेगा। उस टेक्निक को बोलते हैं जी लोस्ट वैक्स टेक्निक, उस टेक्निक को बोलते हैं लोस्ट वैक्स टेक्निक। हाँ जी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलता है लोस्ट वैक्स टेक्निक। इसकी हाइट ज्यादा नहीं है यार, थोड़ी है। इसको आप जो ऐसे जो फैक्चुअल्स हैं वो चीजें आप इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च कर लेना, 5-7 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर के आसपास की इसकी हाइट है। ठीक है, ज्यादा नहीं है, 10 1 सेंटीमीटर की इसकी हाइट मिलेगी आपको। ठीक है, चलिए। सो टेराकोटा के हमने देखे स्कल्पचर्स देखे, ब्रॉन्ज के हमने स्कल्पचर्स देखे, एंड स्टोन के हमने स्कल्पचर्स देखे। अब हम बात करते हैं पोट्री की, मिट्टी के बर्तनों की, राइट। पोट्री की बात करते हैं। देखिए, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो पोट्री है उसको हम बोलते हैं RBW। देखो, दो तरह की पोट्री होती थी हड़प्पा टाइम में, दो तरह की पोट्री होती थी, दो तरह के मिट्टी के बर्तन होते थे। ठीक, एक तो होते थे सिंपल, ठीक, सिंपल, जिनके ऊपर कोई डिजाइन नहीं, कोई कुछ नहीं। एक होते थे जिनके ऊपर आपको डिजाइन मिलता था, ठीक, जिसको हम बोलते हैं RBW ना। ये जो डिजाइन वाले मिट्टी के बर्तन होते थे इनका खास पर्पस रहता था। सिंपल वो होते थे जिसके ऊपर कोई खास डिजाइन वगैरह नहीं होता था। आज की डेट में, मैं पहले भी क्लास में बात कर चुका हूँ क्या, कि हमारे घरों में दो तरह के बर्तन रहते हैं। ठीक है ना, जो हमारे जो घरों में मिट्टी के जो मिट्टी के तो नहीं, हमारे घरों में बेसिकली दो तरह के बर्तन रहते हैं। एक वो जिसमें आप लोगों को या हम लोगों को सिंपल घर पे खाना दिया जाता है,
ऐसे खाना दिया जाता है हमारे घर में जैसे हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक, एक वो बर्तन रहते हैं बोन चाइना के या बढ़िया मेलामाइट के, जो वो क्या बोलते हैं, डिनर सेट होते हैं, जिनमें किसको खाना दिया जाता है, कोई गेस्ट आ जाए तो, मतलब कि गेस्ट की ज्यादा वैल्यू है, आपकी वैल्यू कम है। ठीक है, तो आपको ऐसे खाना दिया जाए, खा ले, नहीं खाना है तो छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं। तो वो वाले जो मिट्टी के बर्तन थे, सिंपल मिट्टी के बर्तन, वो भी रहते थे, जिसको आम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल किया जाता था। ऐसे ही मतलब कि आम रोज हर दिन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आज की भी डेट में क्या होता है, वो स्टील की प्लेट्स होती हैं घरों में आमतौर पे, है ना, जो हमारे जैसी मिडिल क्लास फैमिलीज होती है, क्या स्टील की प्लेट है, ये पकड़, खाना है खा ले, नहीं खाना तो चला, राइट। सो सिंपल, राइट। उसी तरह से यहाँ पर भी गालियां पड़ती होंगी बच्चों को, एंड सिंपल बर्तनों में खाना। ठीक, दूसरा होता है जी डेकोरेटेड, जो कि खास पर्पस के लिए, कभी गेस्ट आएगा तो निकालेंगे। आज की डेट में भी बोन चाइना और मेलामाइट के, है ना, कभी गेस्ट आएगा, कभी मामा आएंगे, बुआ आएगी, फूफा, कोई भी आएगा तब देखेंगे, अदरवाइज आम जनता, आप लोगों के लिए, हमारे लिए तो घर में उसके लिए मतलब कि है ही नहीं। तो वैसे भी यहाँ पर जो है पर्पस के लिए यहाँ पर मिट्टी के बर्तन रहते थे, जिसको हम बोलते हैं RBW। ठीक है, एंड इन्हीं पर्पसेस, ये जो मिट्टी के बर्तन होते थे, एक तो यहाँ पर कोई खास पर्पसेस यानी कि गेस्ट वगैरह के लिए इस्तेमाल होते थे, या फिर एज अ शो पीस इस्तेमाल होते थे। ठीक है, ठीक, शो पीस इस्तेमाल होते थे। एंड दूसरा यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये जो मिट्टी के बर्तन हैं, ब्यूरियल पोर्ट्री, यानी कि यहाँ पर जो लोग हैं उनको जो दफनाने के लिए, यानी उनके साथ जो, अगर हम, क्योंकि लाइफ आफ्टर डेथ में ये विश्वास रखते थे, तो उसमें भी इस्तेमाल होते थे। ठीक है ना, ये जो है RBW का आप एक एग्जाम्पल देख पा रहे हो, RBW का एग्जाम्पल देख पा रहे हो। RBW में बेसिकली होता क्या है, ये जो मिट्टी का बर्तन रहता है, इसका जो बैकग्राउंड रहता है वो वाइट रेड कलर में पेंटेड रहता है। ठीक है, रेड कलर में, RBW इज रेड एंड ब्लैक पोट्री वेयर। ठीक, रेड एंड ब्लैक वेयर, सॉरी, रेड एंड ब्लैक वेयर में क्या रहता है कि एक जो बैकग्राउंड रहता है, बेसिकली वो रेड कलर में पेंटेड रहता है, एंड उस रेड कलर के बैकग्राउंड के ऊपर हम ब्लैक कलर के जो है डिजाइन, ब्लैक कलर से डिजाइन बना देते हैं। चाहे आप यहाँ देख लो, चाहे यहाँ पर देख लो, चाहे आप यहाँ पे देख लो, आपको यही चीज देखने को मिलेगी, क्या कि एक रेड कलर का आपका बैकग्राउंड है, एंड रेड कलर के बैकग्राउंड पर आपको ब्लैक कलर का डिजाइन बना हुआ दिखाई देगा ना। इसको बोलते हैं जी RBW, रेड एंड ब्लैक वेयर, राइट। सो ये मिट्टी के बर्तन वहां पर उस समय इस्तेमाल में होते थे ना। आप एक चीज याद रखना कि यहाँ पर पोट्री जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, देखो, IVC में RBW आपको मिलेगा, उसके बाद हम बात करेंगे जब वैदिक एज की, तो लेटर वैदिक एज में आपको PGW मिलेगा, पेंटेड ग्रे वेयर मिलेगा। एंड उसके बाद जब मौर्यन की बात करेंगे तो NBPW मिलेगा। NBPW क्या होता है, उन सबकी फोटोज में आपको दिखाकर आपको उसी के साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊंगा। फिलहाल जो है हम RBW, ठीक, तो RBW के ऊपर हैं हम, रेड एंड ब्लैक वेयर के ऊपर, जहां पर हमने क्या कहा कि रेड कलर का बैकग्राउंड होगा एंड ब्लैक कलर की डिजाइन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है जी। तो अच्छा, इसके साथ आपको यहाँ पर एक और जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में चीज देखने को मिलती है, वो यहाँ के टॉयज। टॉयज आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये भी टॉय आपने देखा, ठीक है, ये भी आपने देखा, एंड आपने यहाँ पर डाइस भी देखा था। ठीक है, एंड आपने ये टॉय कार्ड्स भी देखे, डाइस भी देखे। एक खास यहाँ पे टॉय का जिक्र आता है, दैट इज चेस बोर्ड, या बोर्ड गेम जिसको बोला जाता है। ये बोर्ड गेम जो है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, पत्थर से ये चीज बनी हुई है, पत्थर के ऊपर इन्होंने लाइंस को मार के यहाँ पे बॉक्सेस बना दिया है। एंड ये जो ऊपर के जो आप देख पा रहे हैं पीसेस, ये अलग अलग चीजों से बनाए जाते थे। स्टीयरटाइट से भी बना दिया जाता था, जो कि सॉफ्ट स्टोन रहता है, जिसको कार्व करना आसान रहता है। दूसरा, ये आइवरी यानी हाथी दांत के भी बने हुए हमें मिले हैं। ठीक है, सो आइवरी के भी मिले हैं, राइट नाउ। ये बोर्ड गेम क्या थी, वो तो अभी तक समझ पाना मुश्किल है, बट हाँ, चेस की शुरुआत इसको माना जाता है। चेस की जो हिस्ट्री अगर आप ट्रेस करोगे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, तो आपको ये चेस की हिस्ट्री इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आपको देखने को मिलती है, राइट। सो बच्चों के जो एंटरटेनमेंट है, देखो बच्चे यहाँ पर भी माँ बाप का पूरा खून पीते हैं, उस समय भी पीते थे, तो उनको जो है ध्यान में लगाए रखना जरूरी होता था। ठीक, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर सर, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर है NBPW, उस पे आएंगे, उसकी चिंता मत करो, NBPW पे आएंगे ना। उस समय भी बच्चे भाई पूरा खून पीते होंगे अपने माँ बाप का, जैसे आज जो है बच्चे अपने माँ बाप को तंग करते हैं, ठीक है, नाक में दम कर देते हैं, उस समय भी करते होंगे। तो उनको उलझाने के लिए, उनको काम में लगाए रखने के लिए उनको खिलौने उस समय दिए जाते होंगे, भी तुम अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो, है ना। तो ये जो चेस है,
ये उसी का एक एग्जाम्पल है। बच्चे खेलते थे कि बड़े भी खेलते थे इसको अभी पता नहीं है, लेकिन हाँ ये खेला जरूर जाता था, यूज में आता था। ठीक ना। चेस के बाद हम बात करते हैं उस समय की जो है ज्वेलरी की। उस समय की ज्वेलरी की जो ज्वेलरी है, उस समय की ज्वेलरी हमें भरपूर मात्रा में देखने को मिलती है, एंड अलग अलग यहाँ पर चीजों से ज्वेलरी बनाई जाती थी, जिसमें आप देखते हो क्या वेरियस मेटल्स वर यूज्ड। मेटल्स कई सारे यूज होते थे। मेटल्स के अंदर अगर हम बात करें, कॉपर भी यूज होता था, ब्रॉन्ज भी यूज होता था, गोल्ड भी यूज होता था। ठीक है ना। मेटल्स के साथ साथ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा क्या, मेटल्स के साथ साथ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा बीड्स, यानी मन के जिसको बोलते हैं, बीड्स यूज होते थे। ठीक है, बीड्स भी यूज होते थे। एंड बीड्स के साथ साथ यहाँ पर इनफैक्ट टेराकोटा की भी ज्वेलरी हमें देखने को मिलती है। टेराकोटा यानी क्या, क्ले की भी ज्वेलरी हमें देखने को मिलती है, जिसको ज्वेलरी को बनाकर और मिट्टी में गर्म करके उसको पकाकर ज्वेलरी बना दी जाती थी। राइट। सो अलग अलग तरह की यहाँ पे ज्वेलरी देखने को मिलती है ना। एक चीज यहाँ पर जो देखने वाली है वो ये कि ये जो ज्वेलरी होती थी, आज भी जैसे होता है कि आदमी भी जो है चेन्स और वो क्या बोलते हैं उसको, कड़ा और वो जो अंगूठी वगैरह डाल लेते हैं ना, उस समय भी जो है आदमी जो है वो भी डालते थे एंड लेडीज भी डालती थी। सो दोनों हैं, उस समय भी हमें दोनों के ही केस में ज्वेलरी का एग्जाम्पल देखने को मिलता है ना। इसमें सभी तरह की यहाँ पे आपको ज्वेलरी देखने को मिलती है। आपको नेकलेस देखने को मिलते हैं, ब्रेसलेट देखने को मिलते हैं, उसके अलावा भी आपको यहाँ पर एंकलेट्स देखने को मिलती हैं, इयरिंग्स हो गए, राइट। सो बैंगल्स हो गई, राइट। सो हर तरह की ज्वेलरी का पीस आपको देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें ज्वेलरी की, आज की ज्वेलरी की, हम वेरी वेल इसको कह सकते हैं कि हम उस समय से ज्वेलरी को आज भी इनहेरिट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ नया नहीं डाल रहे हो। आज भी, आज से 4500 साल पहले भी वही चीजें डाली जाती थी, आज भी वही चीजें डाली जा रही हैं। सो इफ वी थिंक कि भाई हमने ज्वेलरी डाली तो पता नहीं क्या पहाड़ तोड़ दिया, तो बिल्कुल भी नहीं तोड़ा है। बेसिकली ये वही पुरानी चीजें हैं जो आज भी हम इस्तेमाल में लेकर आ रहे हैं। ठीक है ना। ये जो ज्वेलरी है बेसिकली, इसमें से कुछ चीजें जो थी सिर्फ विमेन के लिए रिजर्व्ड मानी गई हैं, क्योंकि सिर्फ वो विमेन के केस में ही देखने को मिली हैं, जैसे कि ग्रिडल, ग्रिडल और दूसरा इयरिंग एंड एंकलेट्स। इयरिंग तो कान वाला जो हो गया, एंकलेट्स पाँव वाला, और ग्रेडल जो है आपको मैंने अभी दिखाया था, जो मदर गॉडेस का आपने फिगर देखा था, उसके केस में हमने ग्रिडल देखा था। ये जो है, ठीक है, ग्रिडल। ठीक है, तो ये जो है सिर्फ विमेन के केस में हमें देखने को मिलता है, बट बाकी सारी जो ज्वेलरी की जो चीजें हैं वो शेयर्ड का आप कह सकते हो। ठीक है ना। ये थी आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको जो क्लोथ्स, जो फैब्रिक जो थे, उसका भी मैंने आपको यहाँ पे जिक्र किया, क्या कि फैब्रिक जो है हमें कॉटन एंड वुल, ठीक है, ऊन का और कॉटन का यहाँ पे फैब्रिक देखने को मिलता है। कॉटन जो है उस समय उगाई जानी शुरू हो चुकी थी, एंड क्योंकि एनिमल्स को डोमेस्टिक किया जाता था, शीप एंड गोट को जो है डोमेस्टिकेट किया गया था, एंड इस वजह से हमें वहां पर ऊन के कपड़े भी देखने को मिलते हैं। राइट। सो एंड ये जो आपकी जो ज्वेलरीज हैं, इनकी भी यहाँ पर हमें भारी मात्रा में दो जगह पर देखने को मिली है। एक तो चाहनुदारो और दूसरा दूसरा है लोथल। वो लोथल वही है जिसका मैंने आपको डॉकयार्ड दिखाया था ना। वहां पर भारी मात्रा में हमें जो है ये जो बीड्स और ये सब ज्वेलरी देखने को मिली है। इससे हमने अंदाजा लगाया कि भाई वहां पर जो है कोई फैक्ट्री रही होगी। कहाँ पे? चाहनू दारो एंड लोथल, चाहनू दारो एंड लोथल। नाउ क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में ये जो ज्वेलरी देखने को मिली है, इसलिए हमने अंदाजा लगाया कि डेफिनेटली वहां पर कोई ना कोई फैक्ट्री रही होगी, कोई ना कोई वहां पर प्रोडक्शन सेंटर रहा होगा ना। दिस इज ऑल अबाउट आईबीसी। आईबीसी के पैरेलल में एक सिविलाइजेशन चल रही थी, एलेमाइट, जिसको बोला जाता है ईरानियन पेनिनसुला में, ईरानियन प्लेट्यू पे एलेमाइट्स का उस समय समय चल रहा था। ये हमने कोई याद नहीं करना है, बस आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के पैरेलल में भी ये सारी चीजें चल रही थी, जहां पर इलेमाइट्स जो हैं ईरानियन पेनिनसुला में, ईरानियन पेनिनसुला में आप देखोगे यहाँ पर भी 2700 से 1600 का ये जो पीरियड है, ये ओल्ड इलेमाइट पीरियड माना जाता है। उस समय ईरानियन पेनिनसुला में भी आपको स्क्रिप्ट देखने को मिलती है, ये जो टेबलेट आप देख पा रहे हो। और ये जो स्क्रिप्ट है ईरानियंस की, इसको हम डिसिफर कर पाए हैं, इसको हम समझ पाए हैं, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है वो हम समझ नहीं पाए हैं। आपको यहाँ पर उस समय की सीलिंग देखने को मिलेगी, आपको वहां का
स्कल्पचर देखने को मिलेगा। एनी हाउ, ये पैरेलल डेवलपमेंट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय की। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हमने बात की थी वैदिक एज की। वैदिक एज में कुछ खास हमें देखने को मिलता नहीं है, इसलिए थोड़ा सा टॉपिक है उसको हम कवर करेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन समझ आया तो प्लीज रेज योर हैंड एंड लेट मी नो कि आपको समझ आया। एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि एक्टिव पार्टिसिपेशन क्लास में जब तक नहीं होगी तब तक आप लोगों को मेरा नुकसान नहीं है भाई, मेरे को तो पैसे भी मिल जाने हैं, मेरे तो जो स्टूडेंट्स मेरे से पढ़ रहे हैं वो उनको समझ आ रहा है, तो मतलब कि एग्जाम भी क्लियर हो जाना है। बट आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन से आपको बहुत ज्यादा उसमें बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है जी, चलिए। एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन दैट मीन्स इट डिफाइंस यू ऑल्सो कि आप कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं कोई भी सब्जेक्ट है। ठीक है जी, चलिए। सो हमने यहाँ पर बात की थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद यहाँ पर हम वैदिक एज की बात करेंगे, जिसमें ऋग वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज दोनों को ही हम कवर करेंगे। ऋग वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज में क्या आ जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, लेटर वैदिक एंड ऋग वैदिक एज के बारे में एक चीज तो हमें पता है क्या, कि ये जो वैदिक एज के लोग थे बेसिकली दीज वर व्हाट, दीज वर पेस्टोरलिस्ट। ये जो है चरवाहे थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। ज्यादा इनकी सेटलमेंट्स हमें देखने को मिलती नहीं है, गांव में रहते थे। अर्बन फेज जो है इंडस वैली का वो डिक्लाइन हो चुका था। अराउंड 1700 बीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो अर्बन फेज है वो डिक्लाइन हो चुका था। हमने बात की थी जब आईबीसी पढ़ी थी क्या, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो 1700 बीसी के आसपास आकर जो है डिक्लाइन होना शुरू हो चुकी थी। एंड 1500 बीसी तक आते आते ये जो अर्बन इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो फेस ऑफ डिक्लाइन है वो कंप्लीट हो चुका था। एंड उसके बाद हमें यहाँ पर एंट्री मिलती है आर्यंस की। आर्यंस कौन थे? आर्यंस आए थे आपके सेंट्रल एशिया से। आर्यंस कौन है? जो लोग इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस को बोलने वाले हैं उनको हम आर्यन बोलते हैं। जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज को बोलने वाले लोग हैं उनको हम आर्यंस बोलते हैं। तो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली से जो भी यहाँ पर आर्यंस क्या बोलते थे, उसमें से संस्कृत बोलते थे। ठीक, संस्कृत बोलते थे। नाउ इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस के और एग्जांपल इंडिया में आपको जो देखने को मिलते हैं उसमें एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा तो वो असमीज होगी। असमीज जो लैंग्वेज है वो भी इंडो यूरोपियन से है। नाउ बंगाली को भी बाद में इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का ही ट्रेस माना जाता है। दूसरा, बंगाली में खैर लोकल लैंग्वेजेस का भी मिक्सचर है, वहाँ पे ट्राइबल वर्ड्स भी उसमें यूज होते हैं। अगर आपको मैं इंडो यूरोपियंस का एक्सटेंट बताऊं तो पर्शियन लैंग्वेज जो है इरानियन पेनिनसुला में बोली जाती थी, वो भी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है। इंग्लिश जो है, इंग्लिश भी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है। ग्रीक, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ये सारी इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं। तो आर्यन जो है वो वर्ड उसी के लिए यूज होता है जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस को बोले। तो इसीलिए हिटलर ने भी क्या कहा था कि हम सब आर्यंस हैं, आर्यंस ही आर्यंस चाहिए हमें, जूस चाहिए नहीं। राइट, सो आर्यन वर्ड जो है वो हिटलर भी यूज कर रहा है, आर्यन इंडियंस भी यूज कर रहे हैं। राइट, सो आर्यंस के बारे में मैंने आपको बताया क्या, कि ये जो आर्यंस लोग होते थे वो नोमैड्स होते थे, यानी कि ये चरवाहे होते थे। ये एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते थे, अपनी जो पशु होते थे, मवेशी होते थे उनको लेकर। राइट, एंड इनके इनके अगर स्ट्रक्चर होते भी थे तो वो गांव होते थे। ठीक, ट्राइबल विलेजेस होते थे जहां पर ये रहते थे। आर्यंस की हमने एक्सटेंसिवली बात की थी जब हमने हिस्ट्री में पढ़ा था। एंड आई होप कि आपने भी, जो नए स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी पढ़ा होगा हिस्ट्री में। नहीं पढ़ा है तो देखो एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो आपकी एनसीईआरटीज हैं उनको तो पढ़ना ही है, बेस बनाना ही है, तो उनको पढ़ो। एंड आप मेरे से पूछ भी सकते हो कुछ यहाँ पर आपको नहीं उसमें पता हो तो जब भी टाइम मिलेगा मैं आपको क्लास के बाद बता दिया करूंगा ना। आर्यंस में हमने बात की थी कि आर्यन सिविलाइजेशन जो आर्यंस जो आए थे उन्होंने यहाँ पर दो एजेस वहां पर हमने बांटी। एक है ऋग्वैदिक एज जहां पर ऋग्वेद लिखा गया था, ऋग्वैदिक एज में ऋग्वेद लिखा गया था। एंड दूसरा फिर जो है लेटर वैदिक एज थी जहां पर बाकी के तीनों वेद लिखे गए थे, यजुर्वेद, अथर्ववेद एंड सामवेद लिखे गए थे ना। ये जो वेद हुआ करते थे, इन वेदों के साथ भी जो है इन वेदों की सहायक पुस्तकें, अपेंडिक्स जिसको बोलते हैं, वो लिखे जाते थे। ठीक, अपेंडिक्स जिसको बोलते हैं, अपेंडाइसिस जिसको बोलते हैं, अपेंडिक्स जो है वो लिखे जाते थे। इन वेदों की जो सहायक पुस्तकें रहती थी, उन जो सहायक पुस्तकें होती थी या उन जो जो अपेंडिक्स रहते थे उनमें जो है, उन्हीं में से एक है सुलभा सूत्र। उन्हीं में से एक है सुलभा सूत्र। ये जो सुलभा सूत्र होता था बेसिकली इसमें आपको इस तरह के डिजाइन देखने को मिलते हैं। ये क्या डिजाइन हैं? ये डिजाइन है, देखो हमने क्या कहा
कि आर्यंस जो हैं वो हवन किया करते थे, राइट, दे परफॉर्म्ड सेक्रीफाइसेस, ठीक, सेक्रीफाइसेस। आर्यंस क्या किया करते थे, हवन किया करते थे, उनके धर्म का तरीका यही था। आज भी जो है आर्यन जो लोग हैं, जो इंडिया में जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, वो हवन करते हैं, परफॉर्म करते हैं, यज्ञ हवन परफॉर्म करते हैं। तो जब हवन के लिए वेदी तैयार की जाती है, जहां पर वो हवन कुंड रखा जाता है ना, वो हवन कुंड ऐसा होता है जो रखा जाता है, उसके नीचे जो है पंडित जी, आज भी अगर आप देखो तो ऐसा कुछ जो है लाइन में मार रहे होते हैं, ऐसे जैसे ये ऐसा कुछ डिजाइन सा तैयार कर रहे होते हैं, या ऐसा कुछ डिजाइन तैयार कर रहे होते हैं, राइट। तो इसको बोलते हैं आपका ऑल्टर डिजाइन्स या सेक्रीफिशियल ऑल्टर डिजाइन्स, ठीक है। तो बेसिकली उनके जो आर्यंस जो थे, या जो इंडरेज जो वैदिक एज है, उस समय में आपको सिर्फ और सिर्फ ये एक ऐसे काम की चीज मिलती है जो आप उनके आर्किटेक्चर को इम्पोर्टेंट, आर्किटेक्चर में या आर्ट एंड आर्किटेक्चर में इम्पोर्टेंट मान सकते हो। जो वैदिक एज है उसमें एक ये आपको जो है सुलभा सूत्र में जो किस तरह से फायर ऑल्टर्स बनाए जाने हैं, वेदी कैसे बनाई जाएगी, जिसके ऊपर यहाँ पर अब हवन कुंड रखकर जो है हवन किया जाएगा, ठीक है, वो वेदी कैसी बनाई जाएगी, वो हमें देखने को मिलती हैं। सिर्फ ये तो एक आप लोगों को समझाने के लिए, हम जैसे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको समझाने के लिए किसी ने जो ये है ये टाइल्स को जोड़ जोड़ कर ये बना दिया। बेसिकली वहां पर लाइनें मारी जाती थी, एंड वो लाइनें जो है वहां पर आटे से या फिर उससे, जो जैसे आज भी पंडित जी को हम देखते हैं, या आटे से या किसी चीज से, हल्दी वगैरह से लाइंस वगैरह मार रहे होते हैं, है ना, सिंदूर आटा हल्दी वगैरह। तो वैसे वो लाइंस यहाँ पर बनाई जाती थी, ड्रॉ की जाती थी। एंड ये एक शुरुआत भी है किस चीज की, वैदिक ज्योमेट्री की। ये आपको देखने को मिलता है कि वैदिक ज्योमेट्री की एक शुरुआत भी यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ये जो सुलभा सूत्रास हैं इनके बारे में मैंने लिखा कि दीज सुलभा सूत्रास आर पार्ट ऑफ श्रौत सूत्र एंड अपेंडिक्स टू वेदास, एंड दिस इज द बिगिनिंग ऑफ ज्योमेट्री, वैदिक ज्योमेट्री। इतना कोई खास टॉपिक नहीं है, इसमें से कोई ऐसा हमारे लिए यहाँ पर कोई क्वेश्चन बन के आएगा नहीं आएगा। ये सिर्फ आपको एक समझाने के लिए था कि भाई वहां पर वैदिक एज में हमें कोई महल या कोई बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तो नहीं देखने को मिली हैं, बस ये एक वैदिक ज्योमेट्री का एग्जांपल हमें देखने को मिला है। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि ऐसा है कि आ ही जाएगा और हम डर जाएं, नहीं, सिर्फ से आपको इलुस्ट्रेट किया है, आपको सिर्फ दिखाया है। हाँ, वैदिक एज की जो पोट्री है, जो मिट्टी के बर्तन है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसमें भी लेटर वैदिक एज में हमें पेंटेड ग्रे वेयर देखने को मिलता है, पेंटेड पेंटेड ग्रे वेयर, ठीक, पेंटेड ग्रे वेयर। ना ये जो पीजीडब्ल्यू है, पेंटेड ग्रे वेयर है, आप देखेंगे कि इसमें जो बैकग्राउंड है वो ग्रे कलर का है, और ऊपर जो है आपने ब्लैक कलर से यहाँ पर लाइंस मारी हुई, ठीक है। नाउ इसको बोलते हैं पीजीडब्ल्यू, जो कि लेटर वैदिक एज में मिट्टी के बर्तन रहते थे। अब मिट्टी के बर्तन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ यही यूज होते थे, अगेन आई रिपीट कि भाई दो तरह के होते हैं। एक तो जो है हम जैसे लोगों के लिए है, खाना खाना है खा लो, नहीं खाना तो चले जाओ यहाँ से, तो वो कॉमन पोट्री रहती थी, ठीक है, जो नॉर्मल पोट्री या सिंपल पोट्री आप उसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिंपल पोट्री जो है वो इतनी बारीकी से नहीं बनाई जाती थी, और इतना ही ना ही उस पर ये कोई पेंटिंग वगैरह की जाती थी। लेकिन ये जो पीजीडब्ल्यू है, ये जो पीजीडब्ल्यू है, ये बहुत ही डेकोरेटिव पोट्री रहती थी, एंड बहुत ही मुहीन होती थी, बहुत ही पतली इसकी लेयर होती थी। ये जो मिट्टी की लेयर से बनी हुई है, बहुत ही पतली लेयर से बनती थी, एंड बहुत ही शानदार, बहुत ही लश्चरस, एंड वो सब रहता था, राइट। सो पीजीडब्ल्यू यानी पेंटेड ग्रे वेयर जो है, ये एक इंपॉर्टेंट हमें पीस ऑफ पोट्री देखने को मिलता है, कहाँ का, लेटर वैदिक एज का। ना इसी के साथ ही जो है हम आज का जो हमारा आर्ट एंड कल्चर का जो टॉपिक है वो यहाँ पर रोकेंगे। अभी किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे यहाँ पर पूछ सकता है, एंड अगर आपको समझ आया तो प्लीज रेज योर हैंड्स एंड लेट मी नो कि हम सही ट्रैक पर चल रहे हैं, और कल भी हमें इसी ट्रैक पर चलना चाहिए। क्लास किसी को कोई कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं क्लास यहीं रोकूंगा।